Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello students, my name is Shakti Dubey. I am All India Rank 1 for this year UPSC Civil Services Examination. अभी recently ही UPSC ने अपने results जारी किए जिसमें मुझे first rank हासिल हुई है, and I am really glad कि 4 fail attempts के बाद finally I could clear this exam and I could make it to the list. मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में आज डिटेल में बात करूंगी, प्रीलिम्स की, मेंस की एंड इवन इंटरव्यू की, क्योंकि कल ही यूपीएससी ने मार्कशीट भी रिलीज कर दी है, जिससे मुझे शायद अब पता चल गया है कि क्या चीज़ें थीं जो वर्क की, क्या चीज़ें थीं जो वर्क नहीं की. और आज आई थिंक आई एम ऑल्सो एट अ राइट पोजिशन कि मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए मैं गाइडेंस अच्छी तरीके से दे सकती हूँ. शायद मेरी वो स्ट्रैटेजी आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करेगी. और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिसके लिए मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन, एंड मैं जानती हूँ अदर रैंकर्स विल कम फॉरवर्ड एंड वो अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बताएंगे. बट बिफोर वी गो अहेड, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देना था. जब से रिजल्ट्स आए हैं तब से मेरे सोशल मीडिया पे, दैट इज़ इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस देखे हैं जिस पे बच्चे ये लिख रहे हैं कि मैम आपने कितनी कोचिंग ज्वाइन की थी, मैम आप तो हर कोचिंग की स्टूडेंट रह चुकी हो. एंड देयर वर आल्सो सर्टेन कमेंट्स जो शायद मुझे उतने अच्छे नहीं लगे. तो आई रिक्वेस्टेड DKT कि आई वांटेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर पाऊँ, और इसके जैसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक मुझे कहीं मिलता. सो आई जस्ट गो अहेड विद दैट. मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स किया था वाजीरामन रवि से. वो 2018 बैच की स्टूडेंट थी मैं. टू गेट इट वेरी क्लियर, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 2018 बैच एंड हियर वी आर इन 2025. तब जब मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स वाजीराम में ज्वाइन किया था, इसके पीछे 2 रीजंस थे. फर्स्ट कि मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था सब कुछ शुरू से शुरू करना और एग्जाम को समझना, तो एक गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो मैंने वो ज्वाइन किया था. सेकेंड थिंग, दैट टाइम आई वाज आल्सो वर्किंग, तो मेरे पास सेल्फ स्टडी का बहुत ही कम टाइम होता था. सो दैट्स व्हाई आई ज्वाइन कि 2.5 घंटे का लेक्चर होगा, मैं देख लूँगी और अलग से 2.5 घंटे में निकाल लूँगी उनको रिवाइज करने के लिए, तो शायद मेरा काम जल्दी हो जाएगा. लेकिन 2018 का वो टाइम, और मैंने फाइनली एग्जाम किया है 2024 में. क्या वो चीज़ उतनी रेलिवेंट थी आज? मैं कहूँगी हाँ, फाउंडेशन तो उसने मुझे दिया, बट यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो हर ईयर के साथ आपके नोट्स आउटडेटेड होते चले जाते हैं. तो मैंने सेल्फ बहुत इस पर काम किया है, मैंने बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन किया है. दो आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंस्टीट्यूट, क्योंकि तब काफ़ी अच्छे कुछ ऐसे फैकल्टी मेंबर्स थे जिन्होंने मेरी उनकी क्लासेस ने मेरी बहुत हेल्प करी है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोचिंग ज्वाइन करना ही सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये भी लिख के सेंड करा मैसेजेस में कि they don't have a better financial condition, or they are like if they won't be able to join a coaching. मुझे अच्छे से पता है द टाइम पापा को मैंने कहा था कि मुझे ज़रूरत है कोचिंग की, एंड हाउ माई डैड वेंट एंड कलेक्टेड ऑल दोज मनी एंड वी वेंट फॉर द कोचिंग. तो आई डू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है. बट आफ्टर कोविड मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं, ऐसे रैंकर्स हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी डिटेल करी है. तो अगर आप नहीं भी अवेल कर सकते हो कोई कॉस्टली फाउंडेशन कोर्स, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जस्ट गो थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ दीज टॉपर्स, ऑफ द रैंकर्स दैट कम आउट एवरी ईयर. किसी एक को आप फॉलो कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगे. सेकेंड, नाउ सिंस मैंने बहुत पहले अपना फाउंडेशन कोर्स किया था, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाई थी. जब मैंने 3rd अटेम्प्ट में पहली बार प्रीलिम्स क्लियर किया था, तो मेरे पास मेंस का एक बहुत वास्ट सिलेबस मेरे सामने था जो मैंने शायद अभी तक कंप्लीट नहीं करा था. मुझे बहुत कुछ करना था. सो दैट मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा था उस वक्त GS3, बिकॉज GS3 एक बहुत, इफ आपने सिलेबस देखा होगा आपको पता है कि वो करंट ओरिएंटेड है काफ़ी ज़्यादा. उसमें स्टैटिक बहुत ही कम पूछते हैं, बीट एग्रीकल्चर, बीट इकोनॉमी, या फिर मैं इवन डिजास्टर मैनेजमेंट या एनवायरमेंट इकोलॉजी, साइंस एंड टेक की बात करूँ तो इस वजह से मैंने शिवन सर का GS3 का कोर्स अटेंड किया था. साथ में मैंने टॉपर से बहुत सुना था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो शिवन सर उसी ईयर 2023 के अटेम्प्ट में ही मैंने उनका राइट स्मार्ट का भी कोर्स ज्वाइन किया था, जिससे मुझे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैपिंग, डायमेंशन समझना, वो चीज़ें ईजी लगी थी। इसके अलावा सिंस मैं इलाहाबाद से मैंने प्रिपरेशन करी थी, मैं सिर्फ इनिशियल 2018 में दिल्ली में थी क्योंकि आई वॉज वर्किंग हियर ऑल्सो, तब मैंने यहाँ पे रह के फाउंडेशन बैचेस लिए थे उनके, एंड आई यूज टू अटेंड दैट। बट जब मैं इलाहाबाद वापस चली गई तो मेरे पास ना तो पीयर ग्रुप था, ना मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स थे जो यूपीएससी के लिए अपीयर कर रहे थे, तब बहुत एक दो लोगों को मैं जानती थी। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ पीयर ग्रुप, एंड दैट्स व्हेन आई केम अक्रॉस वन ऑफ द मेंटर, दैट इज सत्यम जैन सर। वहाँ पे उनके ग्रुप मैंने ज्वाइन किए थे जहाँ पे हम डिस्कशंस होते थे करंट अफेयर्स के थोड़े बहुत, जिसको मैंने अटेंड किया था। सो ये 3 प्लेटफॉर्म्स थे जिससे मैं एसोसिएटेड रही हूँ। नाउ आई विल टेल यू, फाउंडेशन कोर्स वाज द इनिशियल वन, बाकी जो 2 मैंने तब किए जब मेरे पास मेंस में बहुत कुछ करने को था और मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो उसको सॉर्ट करने के लिए ही मैंने क्या किया था कि कुछ लोगों की हेल्प ली सो दैट आई कुड जस्ट गेट थ्रू, बट इट वाज दैट बस मेंस, बट आई कुड नॉट क्लियर I cleared the mains, I went till the interview, but I could not, make it to the final list in 2023. Then I had to start again, और मैंने फिर से 2024 का अटेम्प्ट दिया। इस ईयर I did not join any course, I joined a test series, क्योंकि आई थिंक आप भी समझते हो कि मेंस में पेपर कंप्लीट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है प्रॉपर आंसर की स्ट्रक्चरिंग, एंड दैट कम्स विथ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने वाजी रामन रवि का शॉर्ट प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जो उस वक्त सजल सर हेड कर रहे थे। उनके गाइडेंस के अंदर ही वॉज माई मेंटर, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया था। टॉकिंग अबाउट एथिक्स, ड्यूरिंग उस ईयर श्योर शॉट में आई हैड अनदर मेंटर, शी वॉज गाइडिंग मी फॉर एथिक्स, एंड शी बेसिकली हेल्प मी अलॉट। थोड़ा सा उन्होंने मुझे, 2 मेरे लास्ट ईयर मार्क्स 126 थे, दे वर लाइक pretty good, but still I got guidance from her because she herself has secured 137 marks in the 138 in the previous attempt, so she could guide me better, and unki learnings I applied, and finally I could score this year I think one of the highest marks, it's 141 in ethics, and I think that's why I can better tell you about what is an approach for that paper to go ahead. Then comes the interview stage. Now I think आप भी समझते हो कि इंटरव्यू एक लास्ट स्टेज है यूपीएससी का। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया हो, मेंस क्लियर कर लिया हो, तो उसके बाद ये होता है कि वी जस्ट वांट कि कुछ भी ऐसा करो कि फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे एनरोल करते हैं जस्ट फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेस्ट, जिसमें इट्स जस्ट द मॉक इंटरव्यू। ठीक है, 1-2 इंस्टीट्यूट 500, 250, मतलब बहुत ही मिनिमल अमाउंट पे करंट अफेयर्स के क्लासेस रखते हैं। एंड सिंस आई वाज आल्सो वर्किंग अगेन, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था खुद करंट अफेयर्स फॉलो करने का, इसलिए मैंने कुछ कोर्सेज क्लासेस थे दिपिन सर के, आई थिंक वन ऑफ द इंस्टीट्यूट वॉज जस्ट जहाँ पे वो अभी हैं करंट अफेयर्स के लिए, उनके 3 क्लासेस थे करंट अफेयर्स के, एंड आई अटेंडेड जस्ट 2 ऑफ देम ऑफलाइन। मैं देख रही हूँ कि वो वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं बहुत, और स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी मैंने उसमें पढ़े, हुआ सेइंग कि मैम इज एनरोल्ड इन एवरी क्लासेस। लेट मी क्लैरिफाई, दोज वर current affairs classes which was part of the personality development. There were just 2 classes that I attended, and it had very minimal fees. I was deeply saddened by watching so many institutes just using my photographs, and it is nothing about me. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ यू वॉन्ट टू एडवर्टाइज प्लीज़ गो अहेड, बट फ़र्क इस बात से पड़ता है कि स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। उन्हें ये भी लग रहा है कि सब कुछ इतना कॉस्टली है, तो क्या आई शुड ज्वाइन एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई आई हैव सीन, आई वुड नॉट नेम सम ऑफ देम, बट आपने देखा होगा उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है दैट आई एम एनरोल्ड इन 10 कोर्सेज इन देयर इंस्टीट्यूट, बट नो आई वाज नॉट। मैं अभी फिर से क्लैरिफाई कर दिया है, मैंने हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से, इट वॉज वाजी रामन रवि 2018 फाउंडेशन बैच, इट वॉज GS3 राइट स्मार्ट अंडर डॉक्टर शिवन in 2023, and this year I was part of main sure shot program which was headed by Sajal sir at Vaji Raman Ravi, and the current affairs classes for my mains that I took help was of those lectures of Jayant Parikshit sir, who is basically a faculty of Vaji Raman Ravi for economics. Then he came up with the budget and the economic survey that helped me a lot. So this was the clarification I wanted to give before we move ahead. Now let's talk about my journey. I come from a very humble background. My father was a head constable in UP Police. Recently, he has been promoted to sub-inspector. Recently, I mean 2 years back, so he was promoted to sub-inspector. My mother is a housewife, but I think the dream that they saw to make us, financially independent, to make us, strong enough to face the world, उनका जो contribution रहा है मेरी journey में, that is irreplaceable. I don't think I can thank them enough. I don't think I can ever tell a replacement for this. तो इसमें ये हुआ कि जब मैं initially 2018 में मैंने अपना college से pass out हुई from Banaras Hindu University. Okay, I'll also like to start. I did my schooling from St. Mary's Convent, Gurpur. Then I went ahead और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी, एंड देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी। आई पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज इन 2018.
फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही है हमेशा से, सो आई वेंट अहेड फॉर अ जॉब। तो तब जब मैंने स्टार्ट किया, दैट्स व्हेन आई जॉइन वाजीराम एंड रवि फॉर फाउंडेशन कोर्स, एज आई मेंशन्ड व्हाई। तो उस वक्त मेरे पास क्या था, टाइम बहुत कम था, एंड आई गेव माई फर्स्ट 2 attempts अलॉन्ग साइड दी जॉब, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि मैंने फुल फोकस प्रिपरेशन नहीं करी थी, आई कुड नॉट क्लियर। एंड एज आई ऑल्सो मैंशनड इन माई इंटरव्यू विद सनसेट TV दैट आई टोल्ड दैट कि मेरी मम्मी एक चीज़ कहती थी कि दुनिया में सबसे झूठ बोलना, पर खुद से कभी झूठ मत बोलना। तो जब 2 attempts में फेल हुई एंड आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या है, UPSC तो बहुत टफ है, मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, देन शी सेड जस्ट सिट डाउन एंड टॉक टू योरसेल्फ। क्या तुमने वो रिक्वायर्ड इनपुट दिया है, क्या तुमने वो मेहनत करी है? एंड आई रियलाइज्ड कि हाँ, शायद मैं उतने आवर्स नहीं दे रही हूँ। जब टॉपर्स कह रहे हैं कि 8 से 10 घंटे लगते हैं, जब वो उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हाउ एम आई कमिंग फ्रॉम अ नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एक्सपेक्टिंग टू क्लियर इट विदाउट एनी एफर्ट? तो तब कोविड भी आ गया था एंड वी वर एट होम, सो आई जस्ट रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एंड आई स्टार्टेड द फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन जिसको कहते हैं। फिर मैंने दिया पूरी तैयारी के साथ, तब मैंने अपना ऑप्शनल्स चूज़ किया, मैंने अच्छी तरीके से मेंस पे वर्क किया और मैंने दिया 2022 का अटैम्प्ट। जब मैंने 2022 का अटैम्प्ट दिया, उस ईयर मैंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया, सो दिस वाज माय 3rd कंसेक्यूटिव फेलियर इन UPSC प्रीलिम्स। आई थिंक वो सच में लो फेस था, बिकॉज ये एक ऐसा अटैम्प्ट था जिसको मैंने जॉब छोड़ने के बाद पूरी तैयारी के साथ मेंस प्रिपेयर करके दिया था। उस ईयर 1 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रुक गया था। बट आई थिंक जब आप अच्छी तैयारी से एग्जाम देते हो, तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो ये है कि आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर पाते हो। आपको शायद पता चलता है कि अच्छा ओके, ये चीज़ों में कमियां रह गई थी। तो मैंने अपना जब 2022 का पेपर एनालाइज किया, उस ईयर आई थिंक कुछ क्वेश्चंस थे पेयर टाइप, एंड आई थॉट कि मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस ही ऐसे थे दैट वेंट रॉन्ग फॉर मी, क्योंकि आई थिंक न्यू था। सो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मे बी आई वॉज नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब द शॉक जो UPSC ने वो नए पैटर्न के साथ दिया था। सो आई कुडंट क्लियर, बट आई थॉट कि नॉलेज गैप, मतलब जो क्वेश्चंस मैंने, जो कंसेप्ट्स मैंने पढ़े थे उससे क्वेश्चंस गलत नहीं हुए थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे, शायद पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी जो थी वो मिसिंग थी। सो आई रियलाइज्ड कि अब 2023 के अटेम्प्ट में मुझे स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तो दैट इज हाउ आई ब्रॉट सर्टेन चेंजेस, जिसकी वजह से मैंने 2023 का भी प्रीलिम्स क्लियर किया और 2024 का भी प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो वो क्या चीज़ें थी जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज की? पहले 2 अटेम्प्ट के बारे में आई डोंट वांट टू से, क्योंकि तब नॉलेज गैप ही बहुत था। 3rd अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, मेरी NCERTs डन थी, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स डन थी, एंड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बस देखा था। देन आई रियलाइज्ड एंड आई हर्ड सो मेनी टॉपर्स सेइंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैज़ टू बी योर गाइड, और तब मुझे लगा शायद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत लाइटली लिया था। तो जो चीज़ें मैंने चेंज करी 2023 के अटेम्प्ट में, वो कुछ आई कैन जस्ट काउंट देम ऑन माई फिंगर टिप्स। फर्स्ट, मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपरली यूज़ किया, नॉट जस्ट फॉर सॉल्विंग एंड चेकिंग माई नॉलेज, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस द UPSC इज आस्किंग। मैंने वहाँ से थीम्स आइडेंटिफाई किए कि अच्छा अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, बट देन यू विल सी कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32, ये 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो UPSC सबसे ज़्यादा पूछती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बाकी फंडामेंटल राइट्स को तो पढ़ना है, बट इन 3 पे आई थिंक आई नीड टू गिव वेरी मच फोकस। इन पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स मुझे देखने हैं, इन पर कमेटी रिकमेंडेशन देखनी है, इन पे कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं, कोई भी करंट में चीज़ें कवर हो रही हैं, आई नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, मैं बताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया, टू आइडेंटिफाई द थीम्स, टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड टू आइडेंटिफाई द डायमेंशंस दैट हैड टू बी कवर्ड। सेकेंड चेंज जो मैंने किया कि मैंने अपनी बुक लिस्ट बहुत छोटी करी। 2022 के अटेम्प्ट में आई रिमेंबर हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ी थी। आई हैड न्यू NCERT, ओल्ड NCERT, सम रेफरेंस बुक, तमिलनाडु की NCERT, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली थी और लास्ट मिनट में उनको रिवाइज नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से मैंने इस बार डिसाइड किया दिस जस्ट 1 बुक दैट आई फॉलो फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो लेट मी गेट स्टार्टेड विद माई रिसोर्सेज एज वेल। यहीं पर फॉर हिस्ट्री for ancient history I used Tamil Nadu board की NCERT and themes in Indian history part 1 which is the new NCERT of class 12th. देन फॉर मेडिवल मैंने कोई NCERT रेफर नहीं करी थी क्योंकि मेडिवल यूजुअली इनिशियली नहीं पूछ रहे थे। 2022 के बाद क्वेश्चंस अपीयर करना शुरू हुए थे, तो मैंने आई थिंक 2021 में एक ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से अपना NCERT कंप्लीट किया था। आई थिंक अभी मैं सर्च कर रही थी उन मैम की वीडियो एंड आई कुडंट गेट देम, सो आई थिंक दे आर नाउ नॉट देयर ऑन यूट्यूब एनी मोर, बट तब 2021 में मैंने लेक्चर्स वहाँ से कंप्लीट किए थे। आई डिड नॉट रेफर टू एनी बुक फॉर दैट।
थर्ड कम्स योर मॉडर्न इंडिया, उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम रेफर की थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई यूज्ड इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स विच इज़ एन NCERT ऑफ क्लास 11th, सो दिस वॉज अबाउट हिस्ट्री। फॉर ज्योग्राफी मैंने 11th और 12th की NCERT यूज़ की थी। देयर आर 4 बुक्स इन टोटल। इसके अलावा मैंने क्लास नोट्स जो मेरे वाजी रामन रवि के थे उनको तो फाउंडेशन की तरह यूज़ किया था थोड़ा बहुत, बिकॉज ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। मनोचा सर के नोट्स थे वो मैंने यूज़ किए। और उसके बाद फॉर मैपिंग मैंने खुद से वर्ल्ड मैपिंग करी है, खुद से इंडियन मैपिंग करी है फ्रॉम यूट्यूब, जो फ्रीली अवेलेबल वीडियोज़ हैं। आई नो अभी मैं अगर नाम लूँ चैनल्स का वो मोनेटाइज हो जाएंगे। आई नो इफ आई टॉक अबाउट देम यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस देम एनी मोर फ्रीली, सो आई विल नॉट नेम देम। यू आर intelligent enough to go to YouTube and search for some really good videos, you'll find them, trust me. तो मैंने free resources से ही उसको करा था, world mapping और India mapping, and I was good to go. You can look for any of the channels. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। ना इकोनॉमिक्स की स्टोरी थोड़ी यूनिक है, बिकॉज इकोनॉमिक्स हैज़ रियली बीन रियली टफ फॉर मी, क्योंकि टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, क्योंकि अगर आप एक भी चीज़ गलत समझते हो ना, योर entire understanding of the Indian economy like starts declining. So I had followed Shyam Sundar sir के notes, and he was Shyam sir के notes. He was faculty of Vaji Raman Ravi. तो क्योंकि मेरे पास background बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने उनका notes को use किया था, and Jayant sir के notes. तो these were 2 I used. But as I told, UPSC is all about staying relevant. तो 2018 के वो notes 2020 तक आते तक outdated हो गए थे. So I'll tell you, तब मैंने use किए श्रीराम IAS के notes जो मैंने market से उठाए थे. Nothing from paid course, nothing from anywhere else. I just picked up notes from the market. And apart from that, मैं हर साल जयंत सर की कुछ videos थी जो YouTube पे freely available होती थी, करंट उसकी इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, आई यूज टू फॉलो दैट। तो उससे मेरा इकोनॉमी स्ट्रांग हुआ। तो जस्ट फॉर माई फाउंडेशन आई यूज्ड वाजीराम के कोर्स थोड़ा सा इनिशियल डेज में, एंड देन आई वेंट ऑन विद श्रीराम IAS, और फिर हर ईयर मैं उसको बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करती रहती थी फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। अब पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को रेफर किया था स्पेसिफिकली फॉर द प्रीलिम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स आई वुड लाइक टू मेंशन। अभय कुमार सर हैं जिनका एक अपना यूट्यूब चैनल है। आई विल ट्राई टू पोस्ट द लिंक ऑफ दैट चैनल ऑन माई ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जो कि है शक्ति दुबे _1। प्लीज़, दैट इज़ माई ओनली ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, एंड वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगी उस अभय कुमार सर के यूट्यूब का वीडियो का लिंक। There he has come up during the COVID with 500 MCQs. उस 500 MCQs के थ्रू एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई फॉर पॉलिटी, बिकॉज सर ने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं दैट गेव मी अ न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग द क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाई दैट बेनिफिटेड मी सो मच सो दैट आई एंडेड अप टेकिंग PSIR as my optional. So these were 2 sources of polity that I referred to for my prelims. Because prelims में अगर हम देखें तो पॉलिटी से यूजुअली थीम करंट के होते हैं, बट क्वेश्चंस स्टैटिक कंसेप्ट्स पे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2023 वॉज द ईयर जहां पे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस पे क्वेश्चंस थे, इट वॉज बिकॉज दैट वॉज देयर इन द न्यूज। अगर न्यू CJI इज अपॉइंटेड, देयर विल बी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द CJI ऑफ इंडिया। सो दिस इज दैट सिंपल। They'll pick up the theme from current affairs, but they'll ask static questions. So I was good to go with these 2 sources with a bit of current addition. But this changed for my mains, which I'll be covering in the upcoming video. So now what happened is, these were the 4 static subjects that we call, जिसके लिए I have detailed the book list and everything that I followed. Apart from that, then comes 2 major subjects that are very current oriented. Those were environment and ecology and science and technology. For them, since I was a biochemistry student, environment का काफ़ी बड़ा portion I basically covered in part of plant biochemistry, तो मुझे उतनी problem नहीं हुई थी. But I know that students can face some issues in that. For that, you can just refer to any coaching material, just any. When I'm saying any, it don't have to be very like choosy कि कोई पेड कोर्स अच्छा होगा, कोई क्या अच्छा होगा, नहीं, कोई भी एक मटेरियल उठाओ, उस पर यू कैन डेवलप योर स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मोस्टली इन्वायरमेंट में और साइंस एंड टेक में क्वेश्चंस जो हैं वो करंट से ही आते हैं, बी इट स्पीशीज के क्वेश्चन, बी इट नेशनल पार्क से प्रोटेक्टेड एरिया के क्वेश्चन हो, तो या कोई कंजर्वेशन इनिशिएटिव हो गवर्नमेंट का, या अभी एवरी ईयर COP इज हेल्ड, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC, उसमें नई नई इनिशिएटिव्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हो रहे हैं। इंडिया क्या लॉन्च कर रही है, इंडिया क्या ज्वाइन कर रही है, इंडिया किससे रिफ्रेन कर रही है। सो ये सारी चीजें जो करंट से होती हैं वो हम यूजुअली यूज करते हैं इन द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो स्टैटिक के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, कोई भी एक रेलेवेंट मटेरियल यू कैन पिक अप एंड यू कैन प्रिपेयर योर बेस ऑन दैट।
Then comes science and technology. Now since अब we can divide this into two part. One is biotechnology and then comes other technologies. Other में आपका nano हो गया, quantum हो गया या AI etc. तो ये space technology हो गया. So all of that comes in other technology. Biotech was sorted because I was a student of biochemistry, तो मुझे कभी problem नहीं हुई इसमें. I know some students might face some issues, but I think I'm not the right person to guide for that क्योंकि मैंने literally कोई source use नहीं किए हैं बायोकेमिस्ट्री के, बायोटेक्नोलॉजी के लिए. अदर टेक्नोलॉजीज के लिए आई हैव ऑलवेज यूज्ड फ्री यूट्यूब वीडियो. जैसे अगर क्वांटम इंटैंगलमेंट इज इन न्यूज, सुपरपोजिशन इज इन न्यूज और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई यूज्ड टू गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब फ्रीली क्वांटम इंटैंगलमेंट एक्सप्लेन्ड. इट्स नॉट यहाँ के कोचिंग की वीडियोस भी नहीं थी, वो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने भी डाले हुए हैं. अगर आप देखोगे कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की भी बहुत अच्छे क्लिप्स हैं 4-5 मिनट्स के, एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी प्रॉपर्ली इन अ प्रॉपर एनिमेटेड मैनर्स. आई यूज दोज प्लेटफॉर्म्स टू अंडरस्टैंड इट. Apart from that, current affairs become very important for science and technology. James Webb Telescope released an image. James Webb Telescope was asked by UPSC. Chandrayaan 3 was launched by India. Chandrayaan 3 was asked by UPSC. COVID जब न्यूज में था, सारे टाइप्स की वैक्सीन्स पे क्वेश्चन आए हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स पे क्वेश्चन आए हैं, बिकॉज दैट वाज वेरी ऑब्वियस. तो आपको समझना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट आर सच टू सब्जेक्ट्स जिसमें आपको करंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. स्टैटिक के लिए परेशान नहीं होना है अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो. सो दिस इज इट फॉर माई प्रीलिम्स के बेसिक सोर्सेज जो मैंने यूज किए थे. इसके बाद प्रीलिम्स में आप देखते हो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है या एस्पेक्ट है, दैट्स फॉर करंट अफेयर्स, जिसमें मैं भी ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशन को फॉलो करती थी, जिसमें ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग द करंट अफेयर्स वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड IR एंड प्लेसेस इन न्यूज. बाकी पॉलिटी के लिए आई यूज टू जस्ट गो थ्रू द कंटेंट पेज और मैं देख लेती थी कौन से थीम्स न्यूज में हैं, सो दैट बेस्ड ऑन दैट आई कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम माई स्टैटिक. सो दिस इज हाउ आई फॉलोड द करंट अफेयर्स फॉर GS papers. Now let's move to GS paper 2. That is the CSAT. I know that CSAT is a qualifying paper. You just need to score some 33% marks. But in recent few years, I have seen students failing a lot in that. I know personally few of them who could clear GS1 by very good margin, but they failed in GS paper 2. Now, I am basically a medical student. Medical as in I took physics, chemistry, bio in class 11. So last interaction मेरा maths के साथ class 10th में हुआ था, and I left it because this is one of the most horrifying subject for me. But रीजनिंग वॉज नेवर अ प्रॉब्लम. मेरे लिए रीजनिंग कभी प्रॉब्लम नहीं था. तो जब मैं यूपीएससी में मैंने स्टेप किया तो फर्स्ट आई सैट डाउन विद सीसैट का पेपर और मैंने देखा कि इसका पैटर्न क्या है. तो मैंने 3 सेक्शंस आइडेंटिफाई किए. एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा क्वांट वाला पोर्शन था, एंड थर्ड वॉज योर रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. आई वॉज गुड विद कॉम्प्रहेंशन. At least if I'm attempting 27, 28, 25 questions approx मेरे सही होते थे. तो I knew I could, extract maximum marks from the comprehension. Then मैं switch करती थी to reasoning. Reasoning से I used to pick up, some 10, 15 to 20 questions. Sitting arrangement के question हो, dice के question हो, cubes के question हो और series के question हो. तो all of that were very easy for me because I don't know, worked for me, so I used to then couple it up with that. Then I used to move to quant. और quant में because I was very weak, तो मैंने कुछ specific areas identify कर लिए थे, जैसे टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, देन परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया. सो दीज आर 5-6 थिंग्स जो मुझे लगा कि इससे एक तो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और शायद मैं इनको ईजिली कर लूँगी. I was not very good with permutation, combination या probability. तो I used to never go there also. मैं उसको कभी touch भी नहीं करती थी. I just went with them. And with this combination, I could attempt some 45 to 50 questions, because of which I was able to clear CSAT in all my attempts. Like even in first attempt, I couldn't clear the prelims, but CSAT was I was 75, 74, 73 ऐसे marks रहते थे. Last attempt में I think paper 2023 का बहुत ही tough था. We saw people from engineering background also talking about that openly कि हाँ paper was on the tougher side. But that year also I scored 69 marks. I know it was very close to the cutoff, but I cleared it despite being a non math student. So I think CSAT is something जिसमें अगर आप previous year के कुछ last 5 years के previous year questions आप solve कर सकते हो, and you can identify the areas जहाँ से ज़्यादा questions आ रहे हैं. CSAT में क्योंकि cutoff already है कि आपको 33% ही लाना है, you can identify your own forte and you can just stick to certain questions. 45 से 50 का attempt करो जहाँ पे आपकी accuracy बहुत अच्छी होनी चाहिए. Then I think you will be able to clear the cutoff with a nice margin. This year I scored 75 in the CSAT, so I think it was pretty much good. So this was my approach towards the CSAT. This is about the prelims. Though अब question ये है कि क्या prelims is all about the book list? क्या prelims is all about study? I would say no. Prelims is also about the mindset. Prelims is also about mock practice. Because prelims एक ऐसा stage होता है जहाँ पे I think UPSC uses it for filtering out the mass.
lakhs will appear and only 15 to 16,000 will appear for mains. तो lakhs से जो हम 20 या 15,000 पर आ रहे हैं, वो जो filtration हो रहा है वो हो रहा है prelims के stage पे. Prelims का I think fear भी मुझे बहुत था because I was the one जिसने 3 back to back prelims fail किए थे. और उसके बाद when I went on the 4th attempt, वो जो mindset था that you lose there, जब आप देखते हो पेपर 2023 का पेपर बहुत ही अनकन्वेंशनल था, सारे पेयर टाइप्स क्वेश्चन थे मोस्टली, एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू बिकॉज 2022 का जो फियर था इट लाइक टर्न बिकेम इवन वर्स देयर इन द हॉल. बट देन आई रियलाइज्ड वन थिंग, मैंने ऑलरेडी बहुत साल दिए हैं यूपीएससी को, मतलब मैंने मेहनत करी है. सेकेंड थिंग, मेरी एनसीईआरटी डन है, मेरे बेसिक्स डन है, मेरे करंट अफेयर्स डन है. तो अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, डेफिनेटली कोई स्टूडेंट जिसने ये सब चीजें की होंगी तो उसे भी नहीं आता होगा. दैट्स व्हाट द माइंडसेट आई केप्ट एंड आई ट्राइड टू काम माई सेल्फ डाउन एंड आई वेंट अहेड विद दैट. And I think I was able to clear by 82 marks. Last year 75 cut off था, I scored 82 and it was pretty much good for me to clear the prelims. तो इसमें एक चीज़ ये मैं मेंशन करना चाहूँगी कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक होता है MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड, वो दैट यू नो दैट यूपीएससी जब पेपर सेट करती है तो 100 क्वेश्चंस में से यू नो देयर आर सम 20 to 25 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं. रिमेनिंग उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देन वी आर लेफ्ट विद सम 75 क्वेश्चंस. उसमें से 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी सॉल्व करने के लिए दे ही नहीं रही है. दे आर जस्ट देयर फॉर यू, यू नो, टू नॉट सॉल्व देम, नॉट अटेम्प्ट देम. एग्जाम्पल, एक स्पीशीज वाले क्वेश्चन आते हैं, सम स्पीशीज विल बी नेम एंड इट विल बी दीज आर स्पीशीज ऑफ, देन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एटसेट्रा. You have to be very sure about that answer. You cannot be guessing there. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे यूपीएससी अनकन्वेंशनल पूछती है जो आई थिंक वो कुछ 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कोई नहीं, जो किसी को नहीं आता. यू कैन जस्ट गो फॉर सम इंटेलिजेंट गेसेस एटसेट्रा, जहां पे यू नो देयर इज 150% चांस ऑफ फेलिंग एंड 50% चांस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट. रिमेनिंग वो जो 60 से 65 क्वेश्चंस हैं, वहां पे आप नोटिस करोगे यू गेट कंफ्यूज्ड इन 2 ऑप्शंस, यू गेट कंफ्यूज्ड इन 3 ऑप्शंस. हाउ डू वी टैकल दैट? उसके लिए यू आर रिक्वायर्ड टू हैव दैट एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड. और वो कैसे डेवलप होगा? जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, यू विल रियलाइज कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप के स्टेटमेंट्स हैं जिसको यूपीएससी करेक्ट करती है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जिसको यूपीएससी रॉन्ग करती है. यू नो, यू जस्ट गो विद द वोकैबुलरी ऑफ यूपीएससी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस चीज को मैंने फॉलो किया और साथ में मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए. अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने किस इंस्टीट्यूट के दिए, देयर वाज नॉट वन इंस्टीट्यूट. आई पिक्ड अप द यू नो क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द मार्केट. कुछ 10-15 मैं पिकअप करती थी. आई यूज टू सॉल्व. मार्क्स पे मैं कभी भी यू नो आई वुड नेवर गेट बॉग डाउन बिकॉज मैं मार्क्स देखना मेरा टारगेट नहीं था. मेरा ये टारगेट था कि अगर मैंने जो बेसिक्स पढ़े हैं वहां से कुछ गलत ना हो, जो करंट अफेयर्स किए हैं वहां से कुछ गलत ना हो, और अगर कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, अच्छे थीम्स मुझे दिख रहे हैं टेस्ट में, जो मान लो अगर हर पेपर में रिपीट हुआ है, इसका मतलब वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हर कोचिंग ने उसको कवर किया हुआ है, तो आई यूज टू ऐड देम इन माई नोट्स. तो इस तरीके से मैंने मॉक्स को सॉल्व किया था. इफ यू आस्क नंबर ऑफ मॉक्स, तो आई थिंक देयर वाज सम 2023 में तो मैंने बहुत ज़्यादा मॉक्स दिए थे बिकॉज फोकस ही प्रीलिम्स था टू गेट दैट क्लियर. तो उस ईयर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55 मॉक्स दिए होंगे फ्रॉम नवंबर टू मई. डोंट थिंक कि मैंने एक महीने में 55 मॉक्स दिए हैं. मैंने नवंबर से शुरुआत कर दी थी. हर वेंसडे और हर संडे को मैं मॉक्स देना, मैंने फुल लेंथ टेस्ट शुरू किए थे एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड सम 50 to 55 मॉक्स. इन द 5th अटेम्प्ट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था. 16 अप्रैल को रिजल्ट आया, 16 जून को मेरा नेक्स्ट प्रीलिम्स था. तो उस 2 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 to 12 मॉक पेपर सॉल्व किए थे. देयर वाज सम फुल लेंथ टेस्ट एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के थीम्स, अपना बेसिक्स क्लियर कर लिया एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू गो थ्रू द go confidently to the prelims hall. So if I sum up the prelims, I have mentioned some NCERTs, I have mentioned some standard books, I talked about the importance of previous year questions and then the importance of solving certain mocks. So this was it for the prelims part. These are my learnings that I took and which helped me clear the examination in both attempts. Also when I talk about the mock test, अब एक क्वेश्चन आता है कि शुड वी अटेम्प्ट देन ऑनलाइन या ऑफलाइन करें, क्या उसके लिए हमें दिल्ली आने की ज़रूरत है? आई थिंक बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया मॉक टेस्ट कराते हैं. ठीक है, जस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं टू स्टिम्युलेट द इन्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. इनिशियली अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन मॉक्स दे सकते हो, नॉट एन इशू, बट 2 or 3 months before the prelims is a time you should go for solving offline mocks. अब offline mocks का मतलब क्या है? You can get the paper from the market, you can get the OMR sheet from the market as well, and you can start filling it or doing it in a very offline manner. Because I'll tell you कि जो वो exam का atmosphere होता है, that's very, there's so much pressure on our mind. And कुछ students का I have heard that they even do, mistakes in filling the OMR sheets because they are in hurry or maybe they get just confused and एक answer आपने दूसरी जगह किया and then whole of your answer sheet gets
लाइक इट गेट्स रॉन्ग वन बाय वन. तो इसलिए थोड़ा ये प्रैक्टिस करना इन एन ऑफलाइन सेटअप टू फिल द OMR sheet properly, that is also required. So I would suggest that 2 months before the prelims is the time, at least minimum 2 months, that you should start attempting the prelims mocks जो हैं वो ऑफलाइन आप करना शुरू कर सकते हो. इन दिस ईयर 2024 अटेम्प्ट व्हाट हैपेंड वाज कि मैं अपना एग्जाम देने गई थी, ये मेंस का एग्जाम था एक्चुअली, और आई जस्ट हर्ड व्हेन आई केम आउट, माय फादर टोल्ड मी कि एक स्टूडेंट था, वो ही वाज, आई थिंक ही वाज फ्रॉम MP एंड ही वाज गिवन अ सेंटर इन प्रयागराज एंड ही कम्स देयर, एंड वो आए वहाँ पे एंड आई थिंक वाज लेट बाय 4 or 5 minutes एंड ही वाज नॉट गिवन एंट्री फॉर द एग्जामिनेशन. एंड नथिंग कैन बी हार्ट ब्रेकिंग देन दैट, क्योंकि आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो एंड यू आर नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सिट फॉर द मेंस. तो ये गलती नहीं करनी है. UPSC बहुत क्लियर गाइडलाइंस देता है कि क्या टाइम पे गेट क्लोज होगा, किस टाइम पे गेट आपका ओपन होगा. प्लीज रीच 1 hour बिफोर. आप 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के उस दिन कुछ नया नहीं कर लोगे, जस्ट ट्रस्ट मी, बट एग्जाम में बैठना इज मोर इंपॉर्टेंट. तो हमें क्या करना है, अगर सेंटर कहीं दूर है तो एक दिन पहले जाके देख लेंगे सेंटर. अगर सेंटर पास में है, अगर हमें पता है, तो हम कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में 1 hour एटलीस्ट बिफोर हम सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करें, सो दैट वी डोंट मिस द पेपर बिकॉज ऑफ आवर नेग्लिजेंस. ठीक है, सो दिस हैज टू बी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज कीप इन माइंड कि एग्जाम के पहले एक ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अदरवाइज इवन इफ सपोज यू विल बी अलाउड एंट्री, वो जो हसल हो जाएगा गेट पे ना, यू विल बी इन एंग्शियस स्टेट, फिर आप रूम में जाओगे टू सेटल डाउन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सो काम क्या करना है, एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर देख लो, अपने नोट्स वगैरह जो भी आपने रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट ID है आपका, एडमिट कार्ड है, पेन्स हैं, एक्स्ट्रा पेन्स एंड ऑल, प्लीज कैरी ऑल ऑफ देम प्रॉपर्ली एंड देन रीच द एग्जामिनेशन सेंटर at least 1 hour before. This was about the prelims and the strategy that I used, the certain important learnings of 5 attempts that I wanted to forward it to you all. ऑल्सो ना इफ यू टॉक अबाउट कि भाई प्रिलिम्स में व्हाट इज द आइडियल टाइमलाइन, कितने रिविजन्स देने चाहिए, कितनी बार चीज़ों को पढ़ना चाहिए. अब ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो अगर मैं कहूँ मैंने 10 रिविजन दिए थे प्रिलिम्स के पहले, बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि मैं 5 साल से पढ़ रही थी, मेरे पास ज़्यादा कुछ नया कवर करने को नहीं था, स्टैटिक कंप्लीट था एंड आई जस्ट वांटेड टू डू सम करंट अपडेशन. तो माइट भी अगर मैं कहूँ तो ये फर्स्ट अटेम्प्टीज वोंट रिलेट टू मी, बट एक आइडियल तरीका ये होता है कि हम दिसंबर तक अपना मेंस सब कुछ रैप अप कर लें. ठीक है, जनवरी से हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं. प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने का मतलब है कि हम अब मॉक टेस्ट देंगे, MCQ टाइप्स, हम CSAT पे फोकस करना शुरू करेंगे, हम अब एथिक्स या ऑप्शनल को थोड़ा बैक स्टेज पे लेकर जा सकते हैं और प्रीलिम्स वाली चीज़ों को हम आगे लेकर आ सकते हैं. आइडियली आपको क्या करना चाहिए, जनवरी एंड February should be used for one proper detailed revision. And this is I'm saying talking about revision. ऐसा नहीं कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा था और अब जनवरी से फरवरी के बीच में उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो. एक बार अगर आपने बेसिक्स अपने कर लिए हैं तो जनवरी से फरवरी तक you can just use it for one detailed revision. Then in month of March we can March until 15th of April, यानी 45 days में we can keep another slot of revision, and that's how we can at least plan for 3 or 4 revisions before the exam. I'll tell you why. Because UPSC में इतना vast syllabus है कि to just retain all of that in your brain is a biggest challenge, and retention comes from revision. तो ये जो 3 या 4 revisions हैं minimum, वो करने हैं before your prelims. Now I also realize कि one day before the prelims is the game changer. 90% of us fail before actually failing in the prelims examination, क्योंकि हमारा जो confidence है वो कम हो जाता है, anxiety बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है कि शायद मेरे से बस सबने ही पढ़ाई करी है, I am the only one जिसने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर नहीं किया है, मेरा करंट नहीं कवर्ड है, मेरा स्टैटिक नहीं कवर्ड है. रिलैक्स, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी. जो अगर आपने मेहनत करी है अच्छी तरीके से, हैव कॉन्फिडेंस ऑन दैट. थोड़ा बहुत, आई एम नॉट सेइंग ओवर कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए दैट येस आई हैव डन दैट, एंड इस वजह से आई विल बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि NCERT डन है, स्टैटिक डन है, बेसिक्स डन है, साथ में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो किया है थ्रू आउट द ईयर, देन आई थिंक आई एम गुड टू गो. तो आपने क्या करना है, आई नो कि कुछ लोग को नींद नहीं आएगी, वो उससे परेशान हो जाते हैं. डोंट, जस्ट रेस्ट, लाई डाउन, लेट द थॉट्स कम एंड गो, ट्राई स्लीपिंग. हम कोशिश करेंगे अगर हम 8 hours, इफ वी कैन स्लीप बिफोर प्रीलिम्स, दैट वुड बी बेटर. बट नींद नहीं आ रही है तो उसकी टेंशन अब नहीं लेना है कि नींद क्यों नहीं आ रही है, वो कॉमन है, उस रात किसी को नहीं आती है, बिकॉज नेक्स्ट डे यू हैव वन ऑफ द वेरी बिग डे फॉर यू, बिकॉज इसी के लिए आपने 1 साल पूरी तैयारी की है, प्रिपरेशन की है. थोड़ी सी एंग्जाइटी होती ही है, कॉमन है, बट हम उसको ओवर पावर नहीं करने देंगे खुद को. विल ट्राई टू काम आवर सेल्फ डाउन और हम जाएंगे. मे बी आपके पास कोई किसी का भी सहारा हो सकता है, पेरेंट्स हों, भगवान हो, जिससे भी बात करके आपको सुकून मिलता हो, जस्ट टॉक एंड लेट योर माइंड काम, लीव इट एवरीथिंग ऑन द ऑलमाइटी. इफ यू हैव वर्कड हार्ड, आई रियली प्रे यू ऑल गेट थ्रू.
Now, when you enter the examination hall, the mindset that you have at that moment is really important. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं एंड वी गो टू क्वेश्चन नंबर 100, मतलब वही क्रोनोलॉजी में जाएंगे. नाउ व्हाट इफ फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आर ऑफ हिस्ट्री मेरे लिए, तो आई यूज टू गेट सो मच एंशियस, क्योंकि उस 10 में से मुझे मुश्किल से 5 या 6 आते होते थे, या मे बी 3-4 भी आते थे. सो व्हाट वाज द थिंग इज कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वहीं डिक्लाइन हो जाएगा. सो इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्शन टू स्टार्ट द पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. पहले 5 मिनट में जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड स्किम थ्रू द पेपर. हाथ में एक पेंसिल ले सकते हैं और हम लिख लेंगे कि पहला जो क्वेश्चन देखोगे आप, When you see the first question, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का है. जस्ट मेंशन, इफ इट्स पॉलिटी मेंशन पॉलिटी, स्किम थ्रू. देखोगे 11 से फिर क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा. जस्ट कीप मेंशनिंग, यहाँ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, यहाँ इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, यहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, यहाँ ज्योग्राफी के हैं, ये थोड़ा बहुत मुझे करंट अफेयर्स लग रहा है, ये मुझे इन्वायरमेंट. तो 5 मिनट पेपर का शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए लो एंड just try highlighting the sections जो हैं different. Then start from the subject which is your forte. Mine was polity, तो I used to start from polity itself. आप जब पहले 10 questions ऐसा करो जिसमें से आप 8 attempt कर पाओ, trust me, your confidence will skyrocket, your confidence will boost. आपका mind अपने आप calm down हो जाएगा and you will be able to better perform in other subjects. तो even if history के कुछ नहीं आ रहे हैं, आपको लगेगा चलो I have already attempted some 25 to 30 questions, शॉर्ट क्वेश्चंस कि अच्छा ये तो मुझे आते ही आते थे. अब रिमेनिंग पे हम अपना दैट पेरिफेरल नॉलेज हो गया, वो अप्लाइड नॉलेज हो गया, वो एप्टीट्यूड हो गया, वो अप्लाई करके हम पेपर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. नाउ ऑल्सो अब ये है एक बेसिक कंसेप्ट स्टूडेंट्स का, क्या स्टैटिक करें, करंट अफेयर्स करें. आई थिंक आई हैव नोन पर्सनली सम ऑफ देम हु यूज्ड टू स्पेंड have 50% ऑफ द डे ऑन करंट अफेयर्स, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ ही करंट अफेयर्स है. नहीं, ऐसा नहीं है. यूपीएससी ने एक बहुत ही प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखा है. करंट अफेयर्स के लिए हैव जस्ट फॉलो 1 न्यूज़पेपर, ठीक है, एंड बी रेगुलर विद दैट. कंसिस्टेंट रहो, न्यूज़पेपर फॉलो करो एंड इन द एंड बहुत सारे कोचिंग्स ऐसे हैं जो कंपाइलेशंस लेकर आएंगे. विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद, पिक देम अप. सारे में मोर और लेस द सेम कंटेंट ही होता है. जस्ट पिक एनी वन ऑफ देम. बट इफ आई एम पिकिंग अप अ कंपाइलेशन, मेक श्योर आई एम रिवाइजिंग इट एटलीस्ट 3 to 4 times. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो देन डोंट पिक इट अप. एक बार पढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है अगर आप उसको 3-4 बार रिवाइज ना कर सको, बिकॉज तब आपको इंफॉर्मेशन रिटेन ही नहीं होगी. सो व्हाट वी कैन डू इज, फॉर करंट अफेयर्स की थोड़ा सा लेसर टाइम, हैव योर स्टैटिक स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लीमेंटेड विद करंट अफेयर्स. तो ये एक प्रॉपर बैलेंस आपको मेंटेन करना है. किसी भी एक चीज को बहुत ज्यादा या ओवर इंपॉर्टेंस देनी नहीं है. Also, if we see, prelims are just 3 weeks, I think, away, if I'm not wrong. And here we are setting just 3 weeks before the prelims. I would suggest there are few basic things. First, do not study anything new now. अब कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, अब कुछ नया उठाने का टाइम नहीं है. जो आपने पढ़ा है ना, just give it a full fledged revision. What we need to do is कि अच्छी तरीके से जो मैंने NCERT के नोट्स प्रिपेयर किए हैं, because I am expecting by now आपके 1 pages प्रिपेयर हो चुके होंगे, तो उसको रिवाइज करना है. NCERT को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आपने लर्निंग्स पे नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना है. और जो आपने मॉक्स दिए थे उससे अगर आपने कोई नई लर्निंग, कोई अच्छा क्वेश्चन, कोई अच्छा थीम एक्सट्रैक्ट किया था, उसके आपने अगर नोट्स बनाए थे तो उसको रिवाइज करना है. सो दीज 3 weeks have to be all about revision, revision, revision. और साथ में आई थिंक आई टेल यू, अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है क्या मॉक्स इस टाइम पे देने चाहिए. मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, हाँ, मैं एटलीस्ट 10 days बिफोर तक मॉक्स देती थी. फुल लेंथ टेस्ट, प्रॉपर 100 क्वेश्चंस. अगेन क्यों? क्योंकि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, मेरा रिविजन डन था. आई हैड दैट लग्जरी ऑफ टाइम, मैं कर सकती थी. जिनका 1st, 2nd अटेम्प्ट है, डू नॉट सिट एंड कीप सॉल्विंग पेपर ऑन बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द रिविजन टाइम. रिविजन प्रॉपरली करो. आप एक काम कर सकते हो कि हर रोज कुछ 25 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर होल फुल लेंथ टेस्ट. 100 की जगह आप 25 आज से सॉल्व करना शुरू करो, सो दैट यू स्टे इन टच विद दैट प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग MCQs. यू कैन कीप पिकिंग अप न्यू थीम्स. अदरवाइज डोंट गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट अब, क्योंकि आई थिंक ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस उससे कम होगा अगर पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं. दिस माइट ऑल्सो हैम्पर योर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग दीज डेज. तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, टिल आई थिंक दिस वीक, if you want, you can go ahead with some mocks, but in last 2 weeks please do not solve any new mocks. बस वही 10 कुछ questions per day previous year questions हो, या कुछ ऐसे solved ही papers हो जो आपने पहले solve किए थे. just go through them to keep in that habit of solving MCQs. सो आई जस्ट केम टू नो कि मेरा मेंस का जो 843 का स्कोर था, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज 464 इन GS पेपर्स, GS 1, 2, 3, 4 का क्यूमुलेटिव स्कोर है. देन इन essay आई हैव स्कोर्ड 100 एंड इन माई ऑप्शनल माई स्कोर्स वर 280. सो ये जो एक मेरा स्कोर्स रहा है, इसके बेसिस पे आई थिंक नाउ आई विल बी एबल टू
tell a proper strategy, kahan kaam kiya, where it worked, where it did not work. Like let's start from essay only. In my last attempt also I had 105. This attempt I have 100. So I don't think I'm the right person to guide for the essay part. So I'll refrain from that. I think और rankers हैं जिनके काफ़ी अच्छे scores होंगे and I'm hoping they'll come forward, वो अपनी strategy लेकर आएंगे. तो essay के लिए you can follow them. But talking about myself, that how did I approach the essay paper? I basically did one thing, that I picked up relevant examples from the current affairs. I used to, follow some good case studies from the Better India website. I also used to read certain books. So I used to, collect that reference of the books as well in order to quote it in my answers in the essay paper specifically. तो मेरी जो strategy थी ऐसे attempt करने की वो ये थी कि जो essays हैं उसमें same structure नहीं follow करना है first thing. तो अगर पहला essay मैंने question answer format में करा है तो दूसरा essay जो है that I'll go in a very, that वो जो GS paper वाले फॉर्मेट में जाता है या SDG अप्रोच होता है वो सब चीज़ें. तो इस तरीके से मैं 2 एसेज को कंप्लीटली यूनिक रखने की कोशिश करती थी. दिस टाइम व्हाट आई डिड दैट आई स्टार्टेड वन ऑफ माय एसे विद बाय कोटिंग अ बुक, बिकॉज इको सर्वे में इस बार एक बुक का मेंशन था वेयर इट टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से इंटरनेट एंड द डिजिटल एरा इज इम्पैक्टिंग द ब्रेन ऑफ यूथ, इट इज इम्पैक्टिंग द ब्रेन ऑफ चिल्ड्रेन. तो वो मैंने उस बुक को द ग्रेट रिवायरिंग ऑफ द जनरेशन बाय जोनाथन हडीट, मैंने उसको कोट किया था बिकॉज देयर वाज क्वेश्चन दिस टाइम ऑन सोशल मीडिया का इम्पैक्ट. तो वो चीज़ें मैंने करी कि बुक कोट से स्टार्ट किया था. उसके बाद आई वेंट अहेड इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. आई गिव 2 एंगल्स टू इट, positive impact, negative impact. I gave some relevant examples to support my argument and then I ended it by conclusion कि किस तरीके से हम इसके balanced use को promote कर सकते हैं, कैसे ethical जो ethics की जो requirement है in this social media intermediaries is very important these days and is also the proactive role that the citizens have to play. इसके बाद जो मेरा सेकंड एसे था उसको मैंने बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया था. मैंने एक एनेक्डोट से, एक स्टोरी से उस चीज़ को बिगिन करा था. नाउ आप एनेक्डोट्स या तो कहीं से भी ले सकते हैं, मैं कुछ लोग हिस्ट्री से भी कोट करते हैं, मैं करंट अफेयर से कोट करती थी. तो कोई भी अगर आपको रेलेवेंट ऐसी स्टोरी लाइन या कुछ शॉर्ट केस स्टडी पता हो उससे भी आप अपने ऐसे को बिगिन कर सकते हैं. एंड आई वेंट इन दैट GS पेपर 1 फॉर्मेट. जैसे GS पेपर के फॉर्मेट में मैं ऐसे को अप्रोच करती थी, बाकी हिस्ट्री का कोई डायमेंशन, ज्योग्राफी का कोई डायमेंशन, सोसाइटी का, तो GS पेपर 1 के सारे डायमेंशन मैप कर लिए, पेपर 2 के सारे डायमेंशन मैप कर लिए. इस तरीके से आई वाज एबल टू जनरेट सम 15-16 डायमेंशंस इन द सिंगल एसे. और इससे मेरा आंसर काफी मल्टी डायमेंशनल लगता था, बट आई डोंट नो इफ दैट इज द राइट वन फॉर यू गाइज टू फॉलो. बट I'll also upload some of my answer copies for essay on my channel and you can go through them and get an idea that how or which kind of essays you can write for the UPSC examination. Also if I talk about the essay paper, I think यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट तो नहीं होता है बिकॉज 3 आवर का टाइम होता है आपके पास. आपको सिर्फ 2 ऐसे लिखने होते हैं. तो एक तो आपको काम करना है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग. तो और क्या करना है, फर्स्ट 1.5 आवर यू कैन गिव टू 1 ऐसे जिसमें आप 30 मिनट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, 20 मिनट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो और रिमेनिंग 1 आवर जो है उसमें यू कैन राइट योर ऐसे. एंड आई थिंक इट्स अ प्रिटी मच गुड टाइम टू कंप्लीट द पेपर. ऑल्सो जब मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात कर रही हूँ, प्लीज कीप इन माइंड कि ये नहीं कि मैंने सेक्शन ए से एक ऐसे चूज किया, सेक्शन बी से एक ऐसे चूज किया एंड मैं बैठ के 1 घंटे सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ. नहीं, पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग फर्स्ट ऐसे के लिए करना है, write it down, then brainstorming for the second essay and then write it down. Otherwise what will happen is कि जो आपका flow है वो फिर आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा when you will complete 1 essay. तो 1 essay at a time, brainstorm, write. So this is my idea of approaching the essay paper. My Telegram channel, the link for my Telegram channel will be mentioned in the description. You can join them where I'll be uploading my essay copies to give you an idea कितने सारे approaches हैं to go for the essay paper. लाइक आई एम अ PSIR स्टूडेंट. मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो थिंकर्स थे उनकी जो बुक्स थी उसको यूज़ किया है इन माई ऐसे आंसर्स एज वेल. सो येस, इफ़ यू बिलोंग टू एन ऑप्शनल जिसका आप नॉलेज यूज़ कर सकते हो ऐसे में, feel free to do that. Yes, do not get into technicalities of the optional in the essay paper, obviously, but वहाँ से आप reference ज़रूर ले सकते हो. That is what I used to do. Talking about where did I, approach my essay for, उसके लिए मैंने कोई कोर्स तो ज्वाइन नहीं करा था. I just joined some of the other test series essay के लिए just to write the essays. But I had followed a lot of toppers copy for the essay every year. श्रुति शर्मा मैम की कॉपी मैंने देखी है. इसके अलावा लास्ट ईयर की टॉपर थी नौशीन मैम, उनकी कॉपी मुझे I think that was one of the best essay copy I came across. You guys can go and watch that as well. उन्होंने एक ऐसे लिखा था AI पर and I just went how beautifully, how smoothly, in a very organic manner उनका
ऐसे लिखा हुआ था. The flow in the essay was really good. You know, the type of dimensions she has touched upon was really good. They were current dimensions. They were also future perspectives and all of that. So it was really a very balanced essay that I would say. तो इस तरीके से मैंने कुछ टॉपर्स की कॉपी भी रेफर की थी. आई थिंक इसके लिए आपको टॉपर्स की कॉपी रेफर करने का ये बेनिफिट है कि यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं ऐसे को एक बहुत ही यूनिक तरीके से. टॉकिंग अबाउट द टॉपिक सेलेक्शन इन ऐसे, अगर आपको पता है तो देयर आर 2 सेक्शंस, पार्ट ए पार्ट बी, और आपको एक ऐसे चूज करना होता है. यूपीएससी 4 ऑप्शंस देती है. आई ऑल्सो नो सम पीपल दैट दे आर लाइक ये जो कॉमन सा टॉपिक है दैट आई एम नॉट गोइंग टू चूज क्योंकि इस पर सब ऐसे लिख रहे होंगे, तो लेट मी पिक अप समथिंग यूनिक. इफ यू डू दैट, ट्रस्ट मी, यू आर पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क. ठीक है, क्योंकि दूसरे लिख रहे हैं इसलिए आई वॉन्ट राइट इज नॉट समथिंग यू शुड गो फॉर. यूपीएससी में कोई रिस्क नहीं लेना है. तो जब भी आपको कोई कॉमन टॉपिक मिले जिसपे आप एटलीस्ट 8 to 10 डायमेंशन जनरेट कर पा रहे हो, प्लीज गो विद दैट टॉपिक. यू डू नॉट नीड टू जस्ट गिव इट अप क्योंकि दूसरे लिख रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरीबडीज essay is going to be unique because सबके अपने आइडियाज होंगे टू इनकॉर्पोरेट. एवरीबडी विल हैव सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. Pick the topic or choose the topic in which you are comfortable and you can easily generate 9 to 10 dimensions so that you can create, a very holistic and a very multi-dimensional kind of essay. In recent times, there is also, we have seen that UPSC has started asking certain, philosophical essays. That has become an issue for the students. And I was a PSIR student, so I think कि मैंने thinkers वगैरह पे जो इनकी theories होती हैं, I have worked a lot on that, बहुत पढ़ा था. So philosophical essays were never an issue for me. Even if question would have come on happiness, I knew that I could quote Aristotle anytime. So एक तरीका होता है approach करने का philosophical essays को, जिसको आप because these are abstract, ठीक है, and there is an issue that the way you look towards a topic is not the same way the other one is looking towards it, because what is happiness for you is not happiness for others maybe. तो ये जो differences होते हैं, तो that is also problematic, but that is also the beauty of philosophical essays, because you have the full freedom to turn that the direction of the whole essay. You can decide the course कि किस तरीके से उसको you are making it, you are interpreting it. That's what I would say. So for philosophical essays, what you can do is you can quote some thinkers. You can give that dimension coming up from your option paper if you have. You can also give very beautifully. You can try substantiating your arguments with some relevant examples, which can make it look very organic. Which can make it look very live. Like I can say, it should not be very mechanical, because जो हमारे fact based ऐसे होते हैं, जैसे women empowerment पे है, now I can pick up some important data, facts, and I can go with it, and those are facts, nobody can refute it. But the beauty of philosophical essay is that it provides you the opportunity to just decide the course of action, decide the course of the whole story that you are writing. So I think use it to your best abilities. Try picking up the dimensions from every possible subjects that you have studied to make your answer look much multidimensional. Now we'll talk about the GS papers, because अभी recently जो marksheet आई, I secured a cumulative score of 464 in the GS papers this year. 2023 में भी मेरे GS के cumulative score was 435, which was also like pretty much good. So I think I'm the person that I can tell you what worked for me. Last year also I was not part of any course. I was not part of any coaching institute. I did the GS preparation by the freely available channel था सत्यमजीत सर का तब. तो I was a part of that, and वहाँ पे हमने थोड़े बहुत current affairs वगैरह discuss किए थे, आंसर को अप्रोच करने का या स्ट्रक्चर करने के कुछ हमने कुछ templates फॉलो किए थे, and I went with that. तो last year also I scored good. This year also my scores are pretty much good only. In GS paper 1 I've secured 112 marks. GS paper 2 में I got 125, वो मेरा ऑप्शनल भी है, तो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा ईजियर साइड पे था. GS पेपर 3 में बोथ द इयर्स आई हैड अ बिट लो स्कोर. लास्ट ईयर 85 था, इस ईयर 86 है. तो एंड देन कम्स योर GS पेपर 4. लास्ट ईयर आई हैड 126 स्कोर. दिस ईयर आई हैव द स्कोर ऑफ 141. सो आई थिंक आई नो व्हाट वर्कड फॉर मी इन द GS पेपर्स. इफ यू हैव टू लुक एट दैट कि किस तरीके से मैंने अप्रोच किया, तो आई विल गो पेपर वाइज. अभी आई विल टेल माई सोर्सेस, आई विल टेल माई स्ट्रैटेजी, एंड ऑल्सो टेल दैट हाउ थिंग्स अनफोल्डेड फॉर me and how it was different to approach each and every GS paper. Let's get started from GS paper 1. We know in GS paper 1 we have history, we have geography, and we have society. Now history geography is more or less the very static aspect that we call, and इसके लिए मैंने वही resources रखे जो मेरे prelims के थे, as I've already mentioned. तो वो same resources थे, nothing new, but we know
कि ज्योग्राफी में जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट हो, ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो, बी इट क्लाउड बर्स्ट, बी इट रेनफॉल्स और साइक्लोन्स एक्सेट्रा, उस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं. दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, बट क्योंकि दीज आर रिजल्ट ऑफ ज्योग्राफिकल फिनोमिना, वो एक करंट एस्पेक्ट रहता है. तो उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स से अपने नॉलेज को सप्लीमेंट किया था. हिस्ट्री की बात करें तो इन मेंस यू ऑल्सो हैव 2 न्यू सब्जेक्ट्स, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वी ऑल्सो हैव द वर्ल्ड हिस्ट्री. लास्ट कुछ ईयर्स से क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, बट फ्रॉम 2023 वी आर विटनेसिंग कि वर्ल्ड हिस्ट्री इज विटनेसिंग अ रिसर्जेंस, कि आई थिंक वापस से अभी 1-2 क्वेश्चंस आने लगे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए टॉपर्स नोट शेयर किए गए थे मेंटर्स के द्वारा, तो आई जस्ट यूज्ड देम. आई हैव नॉट रेफर्ड एनी बुक फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस, आई हैव नॉट रेफर्ड टू एनी बुक फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो टॉपर्स के नोट्स मैंने रेफर किए थे. पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैंने विजन आईएस का मटेरियल यूज किया था, जो कि मार्केट में आपको आई थिंक मिल जाएगा. कुछ 5-6 यूनिट्स हैं. आई जस्ट रेड देम वेरी सेलेक्टिवली और हाईलाइट कर लिए थे पॉइंट्स को, एंड दैट्स हाउ आई वेंट फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस. नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट इसमें जो सेक्शन है इन जीएस पेपर 1 इज दैट ऑफ सोसाइटी. यूपीएससी ने एक बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड किया है, जिसमें उन्होंने थीम्स मेंशन किए हैं कि ये टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका इंडियन सोसाइटी हो, कास्ट सिस्टम हो, ग्लोबलाइजेशन हो, तो ऑल ऑफ दोज थीम्स दैट वर गिवन. मैंने उत्कर्ष द्विवेदी सर, हु इज एन IAS ऑफ 2021 बैच इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके मैंने ब्लॉग को फॉलो किया था. सर का एक ब्लॉग है अपना, PSIR के लिए भी है, GS पेपर 1 के लिए भी है, तो जस्ट GS पेपर्स के लिए भी है. तो आई वेंट टू हिज ब्लॉग और वहां से मैंने उनका सोसाइटी का टेम्पलेट पिकअप किया, क्योंकि उन्होंने हर टॉपिक पे ऑलमोस्ट 10 to 20 बेसिक फैक्ट्स को उन्होंने मेंशन किया हुआ था. एंड आई जस्ट पिक्ड अप दैट टेम्पलेट एंड आई वर्कड ऑन करंट एडिशन ऑन दैट. तो मैंने क्या किया कि अगर कास्ट सिस्टम पे कोई क्वेश्चन है तो भी कास्ट सेंसस वाज इन न्यूज, तो आई एडेड इट देयर. ठीक है. इफ ग्लोबलाइजेशन अभी क्वेश्चन है तो कोमोडिफिकेशन ऑफ विमेन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द विमेन, तो ये चीजें, ये टॉपिक्स जो थे मैंने करंट से पिकअप किए. टेम्पलेट मैंने सर का यूज किया था एंड आई जस्ट डिड द वैल्यू एडिशन ऑन दैट. नाउ दिस इज हाउ आई अप्रोच GS पेपर 1, बट दिस इज नॉट द एंड. What I did, one most important thing for the mains was the previous year question का section wise analysis. मतलब मैंने previous year questions को लिया and I mapped it with the syllabus. मतलब अगर globalization या caste system is a topic, I used to see all the question on caste system that has been asked in last 10 years. मैं 2013 से I used to follow the previous year question for the mains. तो आई यूज टू जस्ट गो एंड पिकअप कि भाई क्या क्या डायमेंशंस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ लिए हैं. आई यूज टू कवर देम अकॉर्डिंगली. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हेल्प मी जनरेट डायमेंशंस कि कास्ट सिस्टम पे व्हाट डायमेंशंस हैव बीन कवर्ड. या फिर इफ यू टॉक अबाउट साइक्लोन्स, तो यूपीएससी ने कभी कभी साइक्लोन्स में क्या कंडीशन पूछी है, कभी इंपैक्ट पूछा है, कभी कलर कोडिंग वार्निंग पूछी है. तो इस तरीके से आई जस्ट वेंट ऑन टू जनरेट डायमेंशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आई क्रिएटेड माई ओन one pager notes out of that. So template I used from Utkarsh Dwivedi sir's blog post, and I had complemented it from the current affairs by adding relevant schemes, by adding relevant data, information, and some current happenings that were already there in the news. ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेग्रीगेशन की मैं बात कर रही हूँ, वो मैंने खुद से नहीं किया था. आई थिंक शिवन सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था लास्ट ईयर 2023 में. कुछ सिलेबस वाइज उन्होंने क्वेश्चंस की मैपिंग करी थी, विच मेड ईजियर फॉर मी टू बिकॉज आई गॉट द सेग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस एंड आई यूज्ड इट टू जनरेट डायमेंशंस. तो वो फ्रीली अवेलेबल होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के. आई थिंक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी अपने आई थिंक अपने वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, तो गेट इट फ्रॉम देयर. ऐसा यू विल गेट अ प्रॉपर सेग्रीगेटेड कंपाइलेशंस there as well. Now the issue here in answer writing for GS paper 1 is because two of the subjects here are static, geography and history. Society में हम current add on कर सकते हैं. तो मेरा एक aspect होता था to approach the paper in a very structured manner. तो but this year I got a new perspective towards GS paper 1 and I think that's how my score in last year was 105. This year it's 112. तो I think ये थोड़ा सा work किया था. ये direction मुझे सजल सर ने दी थी. He told me कि शक्ति जितना भी static topic हो आप एक काम कर सकते हो, आप अप्रोच उसका जो इंट्रोडक्शन है कीप दैट वेरी करंट ओरिएंटेड. दिस विल शो द एग्जामिनर दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाई द क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड दिस इज आल्सो शो कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक, लाइक व्हाई आर वी स्टडीइंग चोलास राइट नाउ, भाई चोलास का क्या सिग्निफिकेंस है. तो ये चीज अगर आप उसको करंट से पिकअप करके लेकर आ सकते हो, जैसे लास्ट ईयर आपको पता होगा, लास्ट ईयर व्हेन पार्लियामेंट वाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज इनॉग्रेटेड, सेंगोल वाज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर का चेयर. ठीक है ना, सेंगोल हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम द चोलास एम्पायर. ठीक है, तो दैट इज समथिंग शोज द करंट रेलेवेंस कि किस तरीके से उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन आज के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ओवरलैप्स हैं. तो व्हेनेवर देयर इज इवन एज स्टैटिक टॉपिक एज से हिस्ट्री, यू कैन ऑलवेज पिक अप सम करंट डायमेंशंस फ्रॉम द न्यूज दैट आर देयर टू बिगिन योर आंसर विद
which makes or it basically gives a good impression to the examiner that you are aware about the relevance of the topic. जैसे for example also we know that Mauryan का administration हो या मौर्य का art and architecture हो, that's prominently there in the news. There was a lion pillar capital of the Sarnath that was also उसका replica was inaugurated in the new parliament building. तो अगर Mauryan art and architecture पे question है, you could have begun from there. Similarly cyclones पे question है, do not start by the definition of cyclone, rather please mention if there any cyclone is there in the news. Cyclone Fenigal हो गया, cyclone Dana हो गया. Every year in month we'll have those cyclones during northeast monsoon, southwest monsoon. They'll always be there in the news. Pick up some name and just start from that. Recently, say cyclone Dana hit the coast of Odisha, West Bengal and Bangladesh, creating a large-scale HOVAC, and that's how we started, which was classified as, say, tropical cyclone of severe category by the IMD. So this is something you can give a relevant introduction and then begin with the basics, definition ho ya points to cover ho and all of that. ठीक है? So GS society is already current oriented. जो society जैसे women की कोई condition है या women के लिए कोई national family health survey अगर release हुआ है, उसमें say if the mortality rate or if the nutritional status of women or the anemia and all is there is change or decline or dip in that, questions will be there on that. Women ka health, women ka education, pick up data from the economic survey, pick up the schemes from the budget, and you can make your answer look really vibrant and wonderful. So talking about GS paper 1, which looks very static, but what we can do is we can keep adding introduction from the current to make your answer look more relevant, and I think that can give you edge over the others. Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that, I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year, I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Now let's move to GS paper 2. Since PSIR was my optional, I don't think if I'm the right person to talk about polity and IR, but I'll do, because I know that prelims के लिए भी मैंने mention किया कि Lakshmikant was a source I followed and 500 MCQ on Abhay Sir's channel. इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके मेंस की, मेंस में क्या होता है कि यूपीएससी पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछती है लाइक द करंट डेवलपमेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो गए कोई रीसेंट, कोई कमिटी की रिकमेंडेशन आई. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यूसीसी वाज इंप्लीमेंटेड इन उत्तराखंड, देन कम्स द रोल ऑफ ऑल दोस कमिटीज दैट हैव टॉक्ड अबाउट इट, द लॉ कमीशन व्हिच मेंशन्ड अबाउट इट, सुप्रीम कोर्ट व्हिच हैज मेंशन्ड अबाउट द यूसीसी एंड इट्स रिक्वायरमेंट एंड इट्स नेसेसिटी. तो यू कैन जस्ट कोट दोज जजमेंट्स. तो यहाँ पे जो ये वैल्यू एडिशन करना था, इसको आप किसी भी रेलेवेंट कोचिंग मटेरियल से कर सकते हो. अगेन टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ PSIR, मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो किए थे. देयर वर मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिनके मैंने कंपाइलेशंस यूज किए थे. आतिश माथुर सर का भी देयर वर सम कंपाइलेशन ऑफ कोर्ट केसेस दैट ही कम, सुप्रीम कोर्ट केसेस दैट ही केम अप विद. आई यूज दोज टेम्पलेट्स एट टाइम. मैग्ना कार्टा उनका फ्रीली अवेलेबल है उनके यूट्यूब चैनल पे. यू कैन जस्ट गो फॉर दैट and you can just watch all of that. So yes, it was freely available back then, so I used that only. I was not part of, and I just used the the PDFs. I did not go for the lectures. So PDFs I used to pick up those relevant current affairs जो आप कर सकते हो आराम से. So वो मैंने वैल्यू एडिशन किया था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स का, कमिटी रिकमेंडेशन का, सेकेंड ARC हो या आपका लॉ कमीशन हो, सरकारिया हो, all of that. So I used to pick up relevant information from there and make my answers very current oriented. मैं बहुत ही कम स्टैटिक रेफरेंस देती थी. हाँ, अगर आप चाहो तो आप कोई आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हो, बट यूजुअली क्वेश्चंस जो मेंस में पूछे जाते हैं वो ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बम्बार्ड करने की जरूरत नहीं है. गिव द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन फर्स्ट फ्यू लाइन्स एंड देन यू कैन गो अहेड डिटेलिंग द करंट dimensions in the topic, so that your answers should look very current oriented, because GS paper 2 is all about current affairs. Moving on to IR. IR is something I don't need to tell. If BRICS summit has taken place, BRICS पे question आएगा. SCO की मीट हुई है, SCO पे question आएगा. India Bangladesh relations were like last year disturbed. India Bangladesh पे question आएगा.
things are that obvious in IR. तो IR के लिए क्योंकि I was a PSIR student, India and its relations is part of PSIR paper 2 part B, और वो मेरा वहाँ से कवर हो गया था, जिसके लिए I'll come up with a detailed video of PSIR I think, तो students who can benefit from that. बाकी इसके लिए मैंने कोई कोचिंग का मटेरियल कोई ऐसा यूज़ नहीं किया था, कोई फाउंडेशन कोर्स का मटेरियल नहीं यूज़ किया था. I picked up that my optional का ही notes and I used the knowledge here. Then comes गवर्नेंस. गवर्नेंस के लिए मैंने विजन IS की जो बुकलेट है गवर्नेंस की, उसको यूज किया था एंड आई कॉम्प्लीमेंटेड इट विथ न्यू करंट अफेयर्स फ्रॉम द बजट, फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, बिकॉज सी ई गवर्नेंस इज लाइक अ टॉपिक. अब डिजिटल इनिशिएटिव्स हमेशा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट नए लेके आएगी जो कि बजट में मेंशन्ड होता है. तो करंट गवर्नेंस के लिए स्टैटिक बेस मैंने विजन IS के मटेरियल पे प्रिपेयर किया था एंड इसके बाद करंट अपडेशन आई डिड इट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर्स टू मेक माई आंसर्स लुक वेरी वाइब्रेंट. Then comes the fourth part, that is social justice. Again, I used उत्कर्ष द्विवेदी सर का template here also. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वही SHG अगर है self help group, he mentioned about NABARD का data, he mentioned about the government scheme, he mentioned about percentage of women's and everything, and I just went and updated it with the current data and I used the same template. बाकी नई schemes मैंने add on कर ली, like SHGs अगर है तो ड्रोन दीदी का initiative था जो कि गवर्नमेंट लेकर आई थी लास्ट ईयर बजट में, तो I just added it there. So ये ऐसा था कि गवर्नेंस के लिए मैंने टेम्पलेट यूज किया थोड़ा सा अपना विजन IS का, सोशल जस्टिस के लिए मैंने यूज किया उत्कर्ष द्विवेदी सर का, एंड आई डिड अ लॉट ऑफ करंट से वैल्यू एडिशन. सो दिस वाज अबाउट द सोर्सेज दैट आई कैन मेंशन. कोई अलग से बुक नहीं फॉलो करी थी दैट एक पर्टिकुलर प्रॉपर बुक में पढ़ रही हूँ गवर्नेंस के लिए या IR के लिए. नो, नन ऑफ दैट. बट पेपर अप्रोच करने का तरीका इन GS2 हैज टू बी रियली करंट ओरिएंटेड. यू कैन नॉट जस्ट गो फॉर कि आर्टिकल इतना टॉक्स अबाउट वीटो पावर, अभी कोई रिसेंट वीटो किया हो प्रेसिडेंट ने किसी बिल को, यू कैन गिव दैट रेफरेंस. डिफेक्शन में यू कैन नॉट से दैट 10th शेड्यूल एक्सेट्रा, रादर स्टार्ट विद एनी डिफेक्शन का केस जो अभी न्यूज में रहा हो, मे बी महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में रहा हो या किसी भी स्टेट में, जस्ट स्टार्ट विद दैट. इट हैज टू बी वेरी करंट ओरिएंटेड. सेम गोज फॉर गवर्नेंस. ई गवर्नेंस का है तो जस्ट टॉक अबाउट द डिजिटल पेनिट्रेशन इन इंडिया, टॉक अबाउट सम न्यू इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. That will make your answer look very relevant. ठीक है. IR के लिए सेम, अगर SEO पे क्वेश्चन है और रिसेंट में अगर आपकी कोई SEO की मीट हुई है, जस्ट ऐड दैट रिसेंटली ये मीट हुई, your new members have joined. We know that BIMSTEC में there was increase, BRICS में there was increase in the members. अभी Iran also joined the SEO. तो इस तरीके से you can pick up the current affairs and go for it. तो I think GS paper 2 is like more or less just the current idea. आप स्टैटिक डेवलप कर लो बेसिक बुक्स पे ही, बट इसमें करंट से वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा करना होता है. सो प्लीज बी वेरी मच थरो विद द करंट अफेयर्स फॉर GS paper 2. Now let's move to GS paper 3. Again, I think there is something that did not work out for me in both the attempts. I had 85 last year. I have 86 this year. But मैंने GS paper 3 में बहुत मेहनत करी थी इस year because last year I had really bad score. तो I thought that I'll do something new in that. And last year मैंने शिवन सर का कोर्स लिया था, तो I used his template. उनका टेम्पलेट काफ़ी अच्छा था. I followed that. मैंने इस year तो बहुत ज़्यादा करंट अपडेशन किया था फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इकोनॉमी, फ्रॉम द करंट अफेयर्स. बट I think there has been the marks in GS3 has already been on the lower side, so इस वजह से भी डिप देखा गया है. But let me talk about my strategy since as I told you कि in 2024 के अटेम्प्ट के लिए मैंने जयंत सर के वीडियोस जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के थे, क्योंकि इस बार जुलाई में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया था. तो एग्रीकल्चर का डेटा था जिसमें हम देखो, अब एग्रीकल्चर ऐसा है जिसमें आपके पास डेटा होंगे करंट अफेयर्स में, गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम्स होंगी करंट अफेयर्स में, आप कुछ कमिटीज़ हो गई जैसे कि आपका अशोक दलवाई कमिटी हो गई, उनके रिकमेंडेशन है फॉर फार्मर्स, तो वो सारी चीज़ें. अगर हम इरिगेशन की बात करें, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है माइक्रो इरिगेशन की एक्सेट्रा, तो उन चीज़ों को भी मैंने हमेशा करंट से अपडेट करा है एंड आई ट्राई क्रिएटिंग अ वेरी वाइब्रेंट एंड ऐसे करंट ओरिएंटेड आंसर्स. ये था. अनदर एस्पेक्ट फॉर दिस वॉज इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ GS पेपर 3. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने सर के ही टेम्पलेट यूज़ किए थे लास्ट ईयर, शिवन सर के. एंड दिस ईयर कोई नया स्कीम है, अगर नक्सलिज्म पे कोई डेटा आया है, ठीक है, टेररिज्म पे कोई डेटा आया है, और देयर इज डेटा ऑन माओइज्म, परसेंटेज ऑफ विमेन पार्टिसिपेटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पे कोई डेटा है हमारे पास, ऑर्गेनाइज क्राइम पे कोई नया डेटा है. सो ऑल ऑफ दैट आई कंपाइल्ड एंड आई वेंट अहेड क्रिएटिंग सम वेरी करंट ओरिएंटेड आंसर्स, क्योंकि जो सिलेबस है बहुत ही डिटेल्ड है, हर टॉपिक पे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए एंड फ्रॉम शिवन सर्स कोर्स, एंड उसके ऊपर मैंने करंट एडिशन किया था.
After that comes environment and ecology, science and technology. When I talk about these two subjects, as I told you, मुझे ज़्यादा कभी प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, मैं करंट से बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहती थी. फॉर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी मैंने करंट स्कीम्स को फॉलो करा था, करंट इश्यूज़ को फॉलो करा था. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई रिसेंट लॉन्च हो, कोई रिसेंट मिशन हो, कोई रिसेंट डेवलपमेंट्स हो, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने करंट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया था. एंड आई वॉज वेरी थरो विद इट. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल रिमेन योर गाइड थ्रू एंड थ्रू, सो उसको तो इग्नोर नहीं करना है. सो दैट्स हाउ आई डिड. इसके लिए कोई ऐसे फिक्स्ड बुक लिस्ट नहीं थी. मेंस की भी कंपाइलेशन आती है बहुत से इंस्टीट्यूट्स की, तो फॉर साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी मैंने मेंस के कंपाइलेशंस को ही यूज किया था, कोई बुक को रेफर नहीं किया था. देन कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट. फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने उत्कर्ष द्विवेदी सर का टेम्पलेट फॉलो किया था. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वट एवर बी द डिजास्टर, बीट साइक्लोन, बीट क्लाउड बर्स्ट, बीट अर्थक्वेक, बीट वॉल्केनो, उन्होंने एक सिंगल फॉर्मेट दिया है. इन एवरी यू जस्ट नीड टू चेंज द डेटा, यू जस्ट नीड टू चेंज द नेम, बाकी मोर और लेस थिंग्स आर सेम. तो मैंने कैसे एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं जिसमें आप प्रिपेयर हो गया, देन प्रिवेंट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, देन गो फॉर रिहैबिलिटेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया. तो 3-4 स्टेप्स हैं जो उन्होंने खुद ही दिए हुए हैं. तो जस्ट यू कैन कीप मॉडिफाइंग इट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डिजास्टर वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इस तरीके से एक टेम्पलेट सर ने बहुत अच्छे से अपने ब्लॉग पे पोस्ट किया हुआ है. सो आई पिक्ड इट फ्रॉम देयर एंड देन बेस्ड ऑन देन आई सर्च्ड, आई गूगल्ड मोस्ट ऑफ द डेटा, आई गूगल्ड मोस्ट ऑफ द एनडीएमए की वेबसाइट से जाके उनकी गाइडलाइंस एक्सेट्रा, एंड आई क्रिएटेड अ वेरी कंसाइज एंड क्रिस्प नोट्स ऑन माई ओन for the disaster management. So this was about GS paper 3. Again, if I talk about the answer writing of GS paper 3, बहुत ही करंट ओरिएंटेड है. अगर क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे है, अगर क्वेश्चन इरिगेशन पे है, प्लीज कम अप विद द डेटा. नीति आयोग का कोई डेटा होगा, कोई सेंट्रल वाटर ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का कोई डेटा होगा, पिक इट अप फ्रॉम देयर. अशोक दलवई कमिटी की कोई रिकमेंडेशन होगी, पिक इट फ्रॉम देयर. बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है. जस्ट ट्राई इनकलकेटिंग ऑल ऑफ दैट टू मेक योर आंसर लुक रियली वाइब्रेंट एंड मल्टी डायमेंशनल. अब वही है, इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट एक बहुत ही रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है. अब आप अगर यूट्यूब पे जाओगे, कुछ वीडियोस आपको 1 आवर में कंप्लीट करके दे रहे होंगे, कुछ वीडियोस आपको 10 आवर्स में कंप्लीट करके दे रहे होंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एक बल्कि डॉक्यूमेंट है, 1 घंटे में उसको पढ़ाया नहीं जा सकता है. सो प्लीज डू नॉट रन बैक ऑफ सेविंग टाइम बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. रैदर गो फॉर सम डिटेल्ड एनालिसिस. कोई भी एक अच्छा फ्रीली अवेलेबल यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाए, फॉलो देम. बिकॉज एक बार अगर आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट कर लेते हो, यू कैन यूज इट अक्रॉस द पेपर्स. जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 हर जगह आप इसका डेटा और इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो. सो दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग योर आंसर्स लुक वेरी करंट ओरिएंटेड. Now moving on to GS paper 4. This has been my personal favorite. ऑल्सो जो स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम कोचिंग करने की ज़रूरत है क्या, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो किस तरीके से अप्रोच करें, तो उनको मैं ये बता दूं, एथिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने खुद से प्रिपेयर किया है. इसके लिए मैंने ना कोई कोचिंग के मटेरियल की हेल्प ली है, ना मैंने किसी की गाइडेंस ली है इसके लिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट अटेम्प्ट में आई हैड 126. दिस ईयर आई हैव 141 स्कोर इन GS पेपर 4. तो आई थिंक दिस इज समथिंग, ये एक एग्जाम्पल की तरह भी काम करेगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं. हम चाहें तो अगर हमें अगर करेक्ट डायरेक्शन मिल रहा है, इफ आई नो कि करना क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेल्फ स्टडी से भी काफ़ी इनपुट कर सकते हैं ऐसा जो कि हमें अच्छे स्कोर्स दिलाएं. तो मैं GS पेपर 4 की बात करूं तो जब मैंने इनिशियली शुरू किया था एथिक्स, आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि हाउ डू आई अप्रोच इट, किस तरीके से अप्रोच करना है. मैं भी यूट्यूब पे गई, बहुत से DKT के वीडियोस देखे, बहुत से टॉपर्स के वीडियोस देखे, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि कुछ कॉमन चीज़ें मैं सबसे सुन रही थी. फर्स्ट, आंसर शुड बी यूनिक. सेकेंड, थोड़े फ्लो चार्ट्स यूज़ करेंगे, थोड़े डायग्राम्स यूज़ करेंगे, थोड़े रेलेवेंट और करंट के एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे. एंड देयर आई थॉट दैट आई नीड सम रेफरेंस फॉर दिस, एंड इसलिए मैंने टॉपर्स के नोट्स और टॉपर्स की कॉपीज रेफर करना शुरू करी. आई टेल यू, आई वाज अ पार्ट ऑफ SFG एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो. वहाँ पे टॉपर्स के नोट शेयर किए थे मेरे मेंटर ने, वहाँ पे टॉपर्स के नोट्स शेयर किए थे. शुभम कुमार सर के नोट्स थे, विशाखा यादव मैम के नोट्स थे, देवर नोट्स ऑफ श्रुति शर्मा मैम, इनकी टेस्ट कॉपीज थी, और ऑल्सो बहुत से टॉपर्स के और भी नोट्स थे. मे बी आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द नेम्स, बट उन्होंने कुछ डायग्राम्स क्रिएट किए थे, कंपाइलेशंस क्रिएट किए थे. ऑल ऑफ दैट आई यूज्ड. इसके अलावा एक प्रहार मैगजीन है, आई थिंक आई विल मेंशन दैट. उनकी कुछ एक बुकलेट है कीवर्ड्स की, नॉट द एथिक्स की बुकलेट, बट एक कीवर्ड्स की उनकी बुकलेट आती है एथिक्स की, जिसमें उन्होंने कुछ 100 कीवर्ड्स को कवर किया हुआ है. आई थिंक 50-60 कीवर्ड्स को तो कवर ही किया है. हर कीवर्ड पे उन्होंने अच्छे से एग्जांपल्स, कोट, डेटा, डेफिनेशन सब दिया हुआ है. सो आई यूज्ड दैट.
तो what I did was I picked up the syllabus of UPSC and I identified 50 keywords from there. उन्होंने mention किया है, UPSC ने बहुत अच्छी तरीके से probability हो, integrity हो, all of that is very nicely mentioned in the syllabus. So I picked up some 25 to 30 keywords, 50 keywords from there. Then I picked up previous year questions. वहाँ से मुझे कुछ 50-60 keywords मिल गए. So I got a compilation of some 100 keywords जो पिछले 10-12 साल में UPSC ने पूछे हुए हैं, जो उनके खुद के previous year questions में है, जो उनके खुद के syllabus में mentioned है. हर keyword पे what I did is I wrote a definition, I wrote a quote, I wrote an public servant का example and I wrote a case study. तो हर कीवर्ड पे ये 4 चीजें मैंने मेंटेन कर ली, क्रिएट कर ली. डेफिनेशन बहुत ही स्मॉल रखना है. अगर आप कुछ बहुत बड़ा फैंसी डेफिनेशन रख लोगे वो याद नहीं होगा. सो आई यूज्ड टू कीप अ वेरी क्रिस्प एंड स्मॉल डेफिनेशन. एक बहुत ही रेलेवेंट ऐसे कोटेशन मेंशन कर लिया, इंपॉर्टेंट टाइप्स. और इस तरीके से व्हाट आई यूज्ड टू डू इज क्रिएट माय ओन नोट्स. तो उस 50 to 60-80 कीवर्ड्स पे मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे. कुछ कीवर्ड्स मैंने प्रहार मैगजीन से भी पिकअप किए बिकॉज वो कुछ नए वर्ड्स और अच्छे वर्ड्स मुझे मिल रहे थे. ऑप्शनल का मैंने यहाँ थ्रू एंड थ्रू बहुत यूज किया है अपने ऑप्शनल की नॉलेज का, बिकॉज एरिस्टोटल हो या फिर आपके प्लेटो हो, उनके जो कार्डिनल वर्च्यूज हैं, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स हैं, उस पर भी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं. बिकॉज थिंकर्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ योर GS पेपर 4 एंड ऑप्शनल में भी वो मेरे पास था, तो वहां से भी मैंने इन्फॉर्मेशन काफी यूज करी थी. इसके अलावा यूज टू फॉलो द बेटर इंडिया वेबसाइट, जहां आई थिंक डेली 10 गुड केस स्टडीज ऐसी अपलोड होती हैं, कुछ अच्छे पब्लिक सर्वेंट्स का वर्क अपलोड होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस, मैंने फॉलो किया था एक एग्जाम्पल ऑफ मीनल कार्नवाल मैम, हु इज एन IAS ऑफ 2018 बैच, एंड शी हैज स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ बालिका पंचायत, where she is going into the villages, she is meeting the girls below 18 years of age, talking to them, understanding their problem, and referring to their or educating them on the health issues, because cervical cancer was in news, educating them about the menstrual hygiene, ठीक है, educating them about their rights. तो मुझे ये concept काफी अच्छा लगा था. तो this year when I was mentioning about dedication to public service पे एक question था, and there I gave the example of मीनल कार्नवाल मैम. तो ये एक बेटर इंडिया की वेबसाइट है जहां से आप relevant examples को पिकअप कर सकते हो, and you can use it in your examples. श्रुति शर्मा मैम की कॉपी से मैंने एक नई चीज सीखी थी, and that was कि she used to give very basic example, like day to day examples. अगर honesty की बात आ रही है तो she used to mention कि how I used to take money from my mother's purse and go out for watching movie. तो ये एक बेसिक बहुत छोटी चीज है जो शायद हम सब करते हैं घर में, but how you can use it to show that you are giving some real life examples, right? तो एक real life example आपकी day to day life से if you can pick it up and you can mention in very small, you can rephrase it in a very short way. ऐसा नहीं कि आप 10 लाइन का एग्जाम्पल ही लिख रहे हो, नहीं, एग्जाम्पल हैव टू बी वेरी क्रिस्प. आपने एक वर्ड में, 2 वर्ड में, 2-3 लाइन में लिख दिया, दैट्स इट. सो इस तरीके से मैंने टॉपर्स की कॉपी से काफी कुछ सीखा था. विशाखा यादव मैम की कॉपी से भी मैंने देखा कुछ रेलेवेंट सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स मैंने वहां से पिकअप किए, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई डिड. एथिक्स एक ऐसा था जो कि इसी तरीके से मैंने टॉपर्स के नोट्स, टॉपर्स की कॉपीज, एंड देन सम फ्रॉम द प्रहार मैगजीन, एंड देन विद लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन ऑन माई ओन आई क्रिएटेड इट. नाउ अब ना यूपीएससी में अगर आप देखोगे तो एथिक्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक आपका होता है बेसिक एकेडमिक, जिसमें कीवर्ड्स एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ऑल ऑफ दैट विल बी आस्क्ड विद रेलेवेंट एग्जाम्पल. सेकंड आता है कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड आते हैं केस स्टडीज. आई वाज गुड इन फर्स्ट वन बिकॉज मैं आराम से मेंशन कर पाती थी. आई यूज्ड टू एड्रेस एवरी कीवर्ड, आई वाज एबल टू क्रिएट द डायमेंशन एंड आंसर ऑल ऑफ देम विद एग्जाम्पल. केस स्टडी वाज रियली गुड फॉर मी क्योंकि वहां पे जो एथिकल डायलेमास वगैरह मेंशन करना होता है. एज आई मेंशन, आई वाज अ PSIR स्टूडेंट, तो वी कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स गिवन बाय एरिस्टोटल. ही टॉक्स अबाउट द गोल्डन मीन. वी कम अक्रॉस हैना अरेंट हु टॉक्स अबाउट बेनालिटी ऑफ इविल, ठीक है. तो इस तरीके से हमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऑप्शनल में मुझे थिंकर्स से मिल गए थे. साथ में मैंने जो एथिक्स के थिंकर्स थे, नोट्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, उन पे भी मैंने काफी डेटा प्रिपेयर कर लिया था. कुछ एथिकल डायलेमास यूपीएससी खुद पूछ चुकी है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने पिकअप किया एंड आई एडेड इन माय नोट्स. तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज किया था फॉर एथिक्स. बट आई वाज फेसिंग इशू इन द कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे लगता था कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे की तरीके से अप्रोच करना होता है, एंड आई थिंक आई वाज नॉट एबल टू डू जस्टिस इन माय लास्ट अटेम्प्ट. दो आई थिंक आई स्कोर्ड 126, इट वाज गुड, बट स्टिल देयर वर सम इश्यूज in that part of code based question, जिसको मैंने इस साल improve करने की कोशिश की. My mentor, she told me how I could just understand the underlying value of the code and then I can create a very proper अच्छे से फिर मैं dimension wise, point wise I can answer it. So that I think worked for me in this attempt, and I think the scores are that way. So I guess that worked for me and I hope that will work for you also. तो code based question में बिल्कुल
ऐसे तरीके से अप्रोच नहीं करना कि वो ऐसे के फॉर्मेट में आई एम गोइंग. जस्ट गो अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग वैल्यू एंड गो पॉइंट वाइज देयर ऑल्सो एंड ट्राई एड्रेसिंग द एवरी डायमेंशन and every aspect that is being asked or that is being reflected in the code. So this is it about the ethics, and this is how I followed all these resources and tried covering ethics, from beginning to the end all by myself. So let me elaborate on the code based question. This year in mains there was a question, let me just mention that, and I'll tell you how I have approached that. There was a question number 3. There was part C which says, in law a man is guilty when he violates the right of others. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so. This is a statement by Immanuel Kant, and they have asked to detail about it, like what do you understand from the code. So basic, as I told you, you have to pick up the basic underlying value. So we understood that it is asking about law versus ethics. What is the difference between two? And I think if you have done your ethics का static properly, वहाँ पे आप law versus ethics पढ़ते हो, morality versus ethics पढ़ते हो, तो वो जो difference था वो यही static concept को यहाँ लिखना था. It was asked in the code format. ठीक है, वो डायरेक्टली भी लिख सकते थे what is the difference between ethics and law, just explain with relevant examples, but they used a quote to ask this question. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई भी quote हो उसका underlying value पिकअप करो and you can answer it in the static format with relevant examples as well. And also I'll tell you in ethics one of the biggest issue is the time, because ये और सब पेपर से बहुत अलग होता है. First 6 questions are those questions जो आपके सिलेबस से आते हैं, the static part जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हर question में 3 सब parts होते हैं, तो it becomes 6 3s are 18, okay, and then you have 6 case studies after that. So and those case studies will also have 4 sub parts or 3 sub parts. So that is in 3 hours completing the paper on time is itself a challenge. मेरा एक approach होता था, because मुझे case studies में I wanted to write really good ethical dilemmas, I wanted to enrich it very properly, तो मुझे लगता था I need a proper time for my case studies. So I used to finish the static part in first 1 hour 15 minutes. वो मेरा एक timer होता था, time है जो मैं देख रही हूँ, and I used to just try and completing it in 1 hour 15 minutes, so that at least I have 1 hour 45 minutes for the case studies, so that I can just give it very properly, अच्छी तरीके से मैं detailed तरीके से time दूँ, थोड़ा सोचने का time मिले, so that I can write a very nice case studies. अब तो I think in ethics also they have started asking in case studies some case laws of the government of India. They've started asking some schemes of government of India, like last year they asked initiatives related to prevention of sexual harassment at workplace or to improve the women का presentation in the economic sphere. तो अब I think वहाँ पे static information भी use होने लग गई है, use them if it has been asked. तो ये मेरा एक approach होता था to complete the paper on time, and for this I practiced a lot. तो मैं test लिखती थी, as this year I was part of the main Sure Shot program. वो था so that I get a bit evaluated and get some input from the mentors. But apart from that I also wrote certain tests जिसको मैंने खुद से नहीं, my sister Pragati, she checked them and she used to give me the input कि this is something you can change, this is where you can do the value addition and all, and क्योंकि ये जो ethics है it does not require much of background information. जैसे अगर मैं world war पे कुछ लिख के if I'm sending it to a non UPSC aspirant, they won't be able to understand. But अगर ethics में मैं कुछ लिख के किसी को send कर रही हूँ तो they can probably understand. So I also have a non UPSC friend, she used to also cross verify my answers and she used to give her inputs कि इसको थोड़ा better आप explain कर सकते हो या आप ये भी example use कर सकते हो. So this is what I did. Ethics में बहुत टेस्ट लिखे थे मैंने to ensure कि my paper completes on time and to ensure कि वो 1 hour 15 minutes में मेरा static complete हो रहा है और 1 hour 45 minutes में I used to give अच्छे से to the case studies. थोड़ा speed बढ़ानी पड़ती है ऐसे ethics के paper में, because there are chances कि you will miss on, and if you miss on a single case study, वही 20-25 marks gone, and that we cannot afford in the exam as competitive as UPSC. Now also there's a dilemma, should we complete the paper on time or should we go for those quality answers? ठीक है, तो इस केस में मेरा अप्रोच तो ये रहता था, completing the paper on time has to be your priority, because if you're writing, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख सकते हैं, but write relevant information, don't run back of filling the pages. अगर आपने डिमांड मीट कर दी है आंसर की, अगर आपने प्रॉपरली डिटेल करके चीजें लिख दी हैं, just go ahead, don't need to fill the pages. केस स्टडीज में ऐसा होगा कि कभी वो बहुत ज्यादा 2 या 3 पेज भी देते हैं, write how much is required and move ahead, because if you keep filling the pages, it might happen that you will be missing up the questions that are there in the last. So एक ये तरीका है. दूसरा, for means I'll also like to mention कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हैं. यू नो दैट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आर 10 मार्कर, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आर 15 मार्कर. तो ये मैंने एक टेक्निक यूज की थी कि आई यूज टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 till 20 and then I used to switch to 1,
to 10, क्योंकि 15 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस थोड़े मल्टी डायमेंशनल होते हैं, उसमें लिखना भी आपको ज्यादा होता है और वहां पे देयर आर यू लूज मोर. लाइक फॉर एग्जांपल 15 मार्कर क्वेश्चन आई एम अटेम्प्टिंग, आई माइट गेट 6-7 मार्क्स ऑन एन एवरेज, एंड 10 मार्क्स का अगर मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ आई गेट 3 or 4 मार्क्स ऑन एवरेज. ठीक है, सो इफ आई मिस अ 15 मार्कर आई लूज 6 मार्क्स, इफ आई मिस अ 10 मार्कर आई लूज 3 to 4 मार्क्स. सो द कॉस्ट बेनिफिट वो मैंने देखा, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 15 मार्कर, तो 11 से 20 मेरा कंप्लीट करती थी मैं, एंड देन आई यूज्ड टू कम फ्रॉम 1 to 10. और उसमें जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था जीएस में, आई यूज्ड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एट लास्ट, क्योंकि आप उस पर सोचने में टाइम वेस्ट करोगे एंड वी डोंट हैव लग्जरी ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गिव योर टाइम प्रॉपर्ली, जितना आपको देना है, टू आंसर्स यू नो, एंड इन द एंड आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो जो आंसर्स आपको नहीं आते हैं. So this was my strategy for various GS papers. Now let's talk about answer writing, because answer writing में कुछ चीजें हैं जो required होती हैं. ठीक है, first thing is speed, so that we complete paper on time. Then is a better presentation, where I'll talk about the structuring of answer. Then comes third, that is like how do we make our answer look really credible, really attractive, or you can say very relevant. तो आंसर राइटिंग में कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं. First thing, you should be able to identify the demand of the question. ठीक है, there is difference between what is asked and what you know. I tell this thing to my students more often, that if I'm asking a question on what is importance of optional in UPSC, okay, if I'm asking what is importance of optional in UPSC and you start telling me that UPSC is one of the very toughest exam, there are 3 stages, GS paper 1 होता है, फिर GS paper 2 होता है जिसमें CSAT होता है, then you tell me that mains होता है. But did I ask that? No, this was not what I'm asking. I am asking specifically about optional. You should mention specifically about optional. So there is a difference between what you know and what has been asked. ठीक है, तो यूपीएससी में एक इस चीज का भी ध्यान देना होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्वेश्चन है. आई कैन राइट सो मेनी थिंग्स अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप, बट व्हाट आई नीड टू स्टिक टू इज दैट व्हिच डायमेंशन हैज द यूपीएससी आस्क्ड. आर दे आस्किंग अबाउट माइक्रो फाइनेंसिंग? आर दे आस्किंग अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट विद रिस्पेक्ट टू एसएचजीज? आर दे आस्किंग अबाउट द issues that these SHGs are facing in their formalization? तो ये एक बहुत ही बेसिक फैक्ट है, बेसिक चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है कि प्लीज राइट व्हाट इज आस्क्ड एंड डू नॉट राइट व्हाट यू नो. With difference है, they know when we are bluffing, though these are really experienced examiners who are going to check your copy and nobody wants to beat around the bush. Just be very direct, जो पूछा है हमने वही लिखना है. Second thing, you should be able to identify the subparts in the question that will help you in creating proper headings. Like if it is asked what are tropical cyclones, what are the condition for formation of tropical cyclone, what are the issues and the steps, and what are the steps that have been taken by Government of India. So here I can easily pick up some 4-5 dimensions that they have already mentioned, easy for me to create headings and generate the subpoints. ठीक है, so understanding the subparts or generating dimension is also very important. And then comes the structuring of answer. Please use tables where required, please use flowcharts where required, please use diagrams where it is required. Do not, and if it is not required, do not worry, जबरदस्ती नहीं बनाना है वहां पे. ठीक है, मैप्स जहां रिक्वायर्ड है वहीं बनाएंगे, नहीं रिक्वायर्ड है नहीं बनाएंगे. ठीक है, इट्स देयर इज नो इफ कंपल्शन की कुछ करना ही है, बट अगर पॉसिबिलिटी है तो हम क्रिएट कर सकते हैं, देन वी कैन ट्राई. अब जैसे G20 पे क्वेश्चन है, देयर इज नो पॉइंट क्रिएटिंग अ वर्ल्ड मैप टू शो कि कौन कौन कंट्रीज G20 का पार्ट है, बिकॉज इट विल टेक अप स्पेस, इट विल टेक अप योर टाइम. ठीक है, लेकिन वही अगर इंडो चाइना इशू की बात हो रही है, साउथ चाइना सी की बात हो रही है, देन यू कैन रिप्रेजेंट इट थ्रू अ डायग्राम शोइंग द 9 dash line एंड ऑल द इश्यूज दैट इज गोइंग ऑन देयर. तो ये जो एक तरीका होता है ऑफ स्ट्रक्चरिंग द आंसर, इट हैज टू बी वेरी यूनिक फॉर यू. वो आप खुद से डिवाइस करो आपके लिए, वॉट एवर वर्क्स, बट द डायमेंशंस दैट यू आर जनरेटिंग, द सब हेडिंग्स यू आर जनरेटिंग हैव टू बी वेरी क्लियर एंड दे हैव टू बी वेरी क्रिस्प. डू नॉट राइट एनीथिंग जो रिक्वायर्ड नहीं था. थर्ड थिंग, हाउ डू आई राइट माई आंसर्स? पॉइंट में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, व्हाट वर्क्स? आई थिंक जीएस में क्या होता है ना कि मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स आपको टच अपॉन करने होते हैं. यू कैन नॉट गो फॉर डिटेलिंग एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. सो आई सजेस्ट गो फॉर पॉइंट वाइज एंड एवरी पॉइंट हैज टू बी वेरी स्मॉल और क्रिस्प. 1 से 1.5 लाइन में एक पॉइंट को कंप्लीट करने की कोशिश करो एंड यूज कीवर्ड्स, यूज फ्रेजेस, यूज रेलेवेंट एग्जाम्पल्स इंस्टेड ऑफ लाइक क्रिएटिंग दोज डेफिनेशंस और बहुत लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने से बचें. ठीक है, Then comes two important part of an answer, that is your intro and your conclusion. Introduction के लिए मैंने already बताया है, there are several ways to introduce an answer. सबसे best और vibrant मुझे लगता है that's a current dimension if you can add any. Use committee का recommendation, use government की schemes, use constitution के articles, use supreme court के judgments. ठीक है, कुछ भी चीज जो आप
पिकअप कर सकते हो करंट अफेयर्स से, यूज दैट। जब कुछ नहीं आ रहा है, जब कुछ भी नहीं आ रहा है, दैट्स व्हेन वी गो फॉर द स्टैटिक वे ऑफ अप्रोचिंग और इंट्रोड्यूसिंग एन आंसर दैट कैन बी डन थ्रू डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच। ठीक है, अब दैट इज समथिंग यू कैन फॉलो। Coming on to conclusion, conclusion has to be very balanced. It has to be very positive and forward looking. They see UPSC is looking for administrators. ठीक है, तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को देखने का भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, इट हैज टू बी वेरी पॉजिटिव। सपोज इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन टेररिज्म, आई कैन नॉट एंड अप बाय यस टेररिज्म इज अ प्रॉब्लम, यू नीड टू गिव सम वे फॉरवर्ड। तो अगर कोई इश्यूज पे क्वेश्चन है, टेररिज्म पे, विमेन सेफ्टी पे, क्लाइमेट चेंज पे, ट्राई मेंशनिंग अ स्मॉल वे फॉरवर्ड एज वेल एंड देन कंक्लूड इट। से यू कैन कंक्लूड इट बाय एडिंग सम SDGs, यू कैन कंक्लूड इट बाय एडिंग सम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव लाइक विकसित भारत, एंड इस तरीके से एक बहुत ही ऐसे बैलेंस्ड नोट पे यू नीड टू and your answers. Don't give a very pessimistic approach to it or pessimistic look. Go for optimism, go for positive and forward looking conclusions. Since I was also a mentor from some time, some students used to come to me asking ki ma'am handwriting ko improve karna hai, should I start writing daily? I tell you, until your answers are legible, they are readable, handwriting won't matter a lot. UPSC में अगर आप बस ये है रीडेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि अब nobody is able to read it only. तो रीडेबल अगर है तो your knowledge and the content matters. Handwriting has to be not very beautiful. You can just go and look through some of the toppers copy. आप देखोगे सबकी handwriting ऐसा नहीं कि बहुत beautiful है. Some of them have really good handwriting, but that's just you can say कि थोड़ा it will give you a better presentation. But if your knowledge is good, if your information or the content is good, handwriting is something you don't need to worry about. Just make sure that it is readable so that the examiner who is reading it, they are able to identify the words that you have written. Now let's talk about prelims and mains. As I told you one thing that कि मैंने initially जब preparation करी थी मेरा focus prelims ही था because मेरे पास time नहीं था because initially I was working. Second जब मेरे पास time हुआ तब मैं prelims से इतना डर चुकी थी 2 failure के बाद कि मैंने पूरा time prelims को दिया and I failed again. लेकिन जब 2023 में मैंने mains लिखा उसके बाद जब मैं इस बार 2024 के लिए अपीयर की तो मेरे पास बहुत कम टाइम था, 2 महीने का टाइम था और मुझे नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए अपीयर करना था, बट आई स्टिल मैनेज टू क्लियर द प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ माई प्रिपरेशन जो मैंने मेंस के लिए 2023 में करी थी. Now I'll explain you this thing. The students who have prepared for mains will always have a better chance of clearing the prelims. I'll tell you why. It is because UPSC do not goes in a very watertight compartment कि prelims अलग है, mains अलग है. No, it's a very integrated study. ठीक है, it's a very integrated approach. IR को initially हम GS paper 2 का part करते हैं in mains, but IR के questions तो prelims में भी पूछे जा रहे हैं. United Nation के questions, IMF हो, World Bank हो, वो economy में जो आप mains के लिए पढ़ते हो वही सेम चीजें यहाँ पे prelims में भी पूछी जाती है. तो आई डोंट प्रेफर, मैंने प्रेफर ही बिल्कुल नहीं करती, मैं बिल्कुल एडवाइस ही नहीं करती कि आपको इनको अलग तरीके से अप्रोच करना है. इनिशियली आपका अप्रोच इंटीग्रेटेड होना चाहिए. टिल मंथ ऑफ से अगर हम जून से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं या मार्च अप्रैल से हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, टिल मंथ ऑफ दिसंबर यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जहां आप एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए. लेकिन जब प्रीलिम्स आर अराउंड द कॉर्नर फ्रॉम जनवरी और फ्रॉम मंथ ऑफ February we can start closing up or winding up those subjects which are mains specific like ethics, like optional, like internal security. उनको हम wrap up कर सकते हैं and now then we can start focusing more on the factual part than on the analytical part. तो बस थोड़ा सा approach change हो जाता है for prelims and mains. Content knowledge वो same होती है. How you approach the paper, how you approach the preparation becomes different. तो initially हमें integrated ही चलना है, but जब exams पास आ रहे होते हैं then you can switch your approach for both the examination, the prelims and the mains. Also now let's talk about mains. Mains में क्या होता है, हमारे पास back to back papers हो रहे होते हैं. On one weekend you will have those 5 papers and next weekend again you will have 4 papers. उस वक्त revision के लिए आपके पास सब कुछ बहुत crisp prepare होना चाहिए. So that GS paper 1 देकर अगर मैं आ रही हूँ, I'll have that notes I revise and go and write GS paper 2. ठीक है. Similar is the case with prelims. Prelims में क्या होना चाहिए कि in last 1 week you should not be referring to those whole lot of books. आपके पास अपने notes prepared होने चाहिए. Now what are those notes? Notes में notes होते क्या हैं? Notes बनते कैसे हैं? Notes में क्या चीजें मेंशन की जाती हैं? That's a very important question. The thing here is कि notes में we do not run back of writing everything that is important. Notes में हम वही चीजें लिखते हैं जो हमें याद नहीं हो रही हैं. As I mentioned कि 3 से 4 रिविजन तो करना ही है. तो after 1, 2, 3 revisions अगर अभी भी कोई ऐसी चीज है उस टॉपिक से मुझे नहीं याद हो रही है, that's what I'll mention in my notes. जैसे for example, I always give an example कि जब आप रिविजन करने जा रहे हो, पहली बार आपने डिटेल पढ़ा, जब आप दूसरी बार रिवाइज कर रहे हो, प्लीज
प्लीज यूज द एक्टिव रिकॉल मेथड ऑफ रिविजन. एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है? वी डू नॉट ओपन द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग, रादर आई विल क्लोज द बुक एंड आई विल ट्राई रिकॉलिंग कि लास्ट टाइम जब मैं प्रियम्बल पढ़ रही थी तो क्या क्या पॉइंट्स थे जो मुझे प्रियम्बल में मिले थे. व्हाट वर द टॉपिक्स दैट आई रेड, व्हाट वर द थीम्स दैट वर देयर, वहां पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स थे क्या, कोई अमेंडमेंट मेंशन था क्या. जस्ट ट्राई रिकॉलिंग ऑल ऑफ दैट. जो चीजें आपको याद आ रही हैं, इट मीन्स योर ब्रेन हैज रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन. जो चीजें याद नहीं हो रही हैं उसके लिए यू विल रिक्वायर दोज रिपीटेड रिविजन्स. तो ओनली दोज थिंग्स दैट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल आर द वंस दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर नोट्स, एंड दैट्स व्हाई वी से क्रिएट वन पेजर्स. क्योंकि वन पेजर्स में हम सिर्फ वही चीजें लिखने की कोशिश करते हैं हर यूनिट से जो हमें याद नहीं हो रही है. ठीक है, सो जस्ट ट्राई शॉर्टनिंग थिंग्स. जो चीजें याद नहीं हो रही है उन्हीं को हम मेंशन करेंगे अपने नोट्स में, सो दैट एक हफ्ते प्रीलिम्स के पहले आई कैन रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स सो दैट द इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स गेटिंग रिटेन्ड इन माई ब्रेन. ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट नोट्स कैसे होने चाहिए, whatever you are comfortable with. डिजिटल के साथ कंफर्टेबल हो, यूज डिजिटल. इफ यू आर कंफर्टेबल विद हैंड रिटन नोट्स, गो फॉर हैंड रिटन नोट्स. मैं अपनी बात करूं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने हैंड रिटन बनाए थे. फॉर एग्जांपल इफ आई वाज स्टडिंग पॉलिटी तो मैंने बुक में ही राइट साइड के पेज पे आई हैव मेंशन्ड ऐसे साइनॉप्टिक नोट्स टाइप. लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ऑप्शनल, उसको मैंने डिजिटली प्रिपेयर करा था. सो इट वाज अ मिक्स ऑफ बोथ. व्हाटएवर सूट्स यू, बोथ आर इक्वली गुड. Please go for any of them that you find to be suitable. Also in UPSC preparation, I think one thing that most of us face is कि पढ़ते पढ़ते अचानक से confidence लो हो जाता है कि जो मैं पढ़ रही हूँ is that important, is that relevant, क्या मुझे वो चीज़ याद हो रही है या नहीं. So in order to keep a check on that, मेरा होता था कि एक तो repeated revision slots में रखती थी हर 15-20 दिन पे, और दूसरी चीज़ है every Sunday I used to sit and solve test. मतलब अगर मैंने पॉलिटी का टारगेट रखा है कि एक हफ्ते में पॉलिटी I have to complete, my idea would be कि after the revision is done, I'll solve one sectional test of polity. ठीक है. And similar was the thing for mains. More number of mocks you give, more number of practice you do, more better you will be able to analyze your own self. You'll be able to analyze your preparation, where do you stand, and what are the shortcomings that are there. So that जो अभी हम अपनी गलती identify कर लेंगे, we'll be able to work on that, और हमें ज़्यादा you will not have to wait for a failure in examination to learn from there. Talking about test कब से देने चाहिए, जब से आप कंफर्टेबल हो. आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्टर्स को तो दे नीड टू वेट एंड कंप्लीट द सिलेबस बिफोर दे स्टार्ट अटेम्प्टिंग द टेस्ट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या गलतियां हो रही हैं क्या नहीं. फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी गिवन वन अटेम्प्ट, जिन्होंने अच्छे से एक बार प्रिपरेशन कर ली है, उनके लिए तो मैं सजेस्ट करूंगी स्टार्ट गिविंग टेस्ट as the moment you enter into your next stage of preparation. Please give as many tests as you can, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा you will be able to continuously check your performance. इससे आप ये देख पाओगे कि जो knowledge आप feed in कर रहे हो is that to be practically applied in the examination or not. क्या आप उसको retain कर पा रहे हो, क्या आपको conceptual clarity है या नहीं है. So for that it is really very important for you to give that test or mocks regularly. उसके लिए कुछ join करने की जरूरत नहीं. You can get the mark from the market, you can get the test papers. But then comes a role of self-discipline, because then you have to be that disciplined कि आप 2 hours का टाइमर लगा करके वो एग्जामिनेशन हॉल की तरीके से बैठ के उसको दे रहे हो. then you're checking your answers and then you're also analyzing the test paper on your own. So ये थोड़ा सा discipline, थोड़ा सा self के ऊपर control is also very important to keep yourself on track. Talking about my study routine, it was never about hours. I think I've said that multiple times. It was about ensuring quality study time. कि मेरा 4 slot होते थे दिन में, एक current affairs का, एक GS का, एक ऑप्शनल का और एक टेस्ट प्रैक्टिस का. तो डेली बेसिस पे आई यूज टू कीप नाइट का 2 hours वॉज फॉर टेस्ट, जिसमें मैं 10 MCQs करंट अफेयर्स के सॉल्व कर रही हूँ, 25 MCQs किसी सब्जेक्ट के सॉल्व कर रही हूँ, 1-2 आंसर लिख लिए और लिखे भी नहीं तो आई ट्राई जनरेटिंग डायमेंशंस की क्या पॉइंट लिख सकते थे. तो 2 hours जो था वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा था, सो दैट माई ब्रेन इज इन दैट एक्टिव मोड. आई विल टेल यू प्रीलिम्स में हम क्या कर रहे होते हैं. प्रीलिम्स में क्या होता है, आंसर इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज. वो 4 ऑप्शन में से ही कोई एक आंसर है. सो अभी प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल हो रहा है ब्रेन में, तो यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर दैट. इसलिए एक एक्टिव रिकॉल का प्रोसेस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन, वेयर आई एम नॉट जस्ट ओपनिंग द बुक एंड फीडिंग इन्फॉर्मेशन, रादर आई एम क्लोजिंग द बुक एंड ट्राइंग टू रिकॉल. इसलिए मैं वो जो मेरा टेस्ट का स्लॉट था वो फिक्स्ड था. भले ही मैंने आज दिन में करंट अफेयर्स किया ना किया, मैंने मान लो आज ऑप्शनल पढ़ने का मन नहीं हुआ, मैंने नहीं पढ़ा, बट रात के भी 2 hours फॉर टेस्ट प्रैक्टिस वाज समथिंग दैट आई यूज्ड टू कीप इट एज कांस्टेंट. तो आवर्स की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 8 to 10 hours, क्योंकि ऑल्सो इट वॉज माई 5th attempt. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेरे लिए वो
बेसिक्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं. मेरा जो करंट अफेयर्स हैं, आई हैव बीन इन टच विद दैट फ्रॉम 5 लॉन्ग ईयर्स. आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर. सो थिंग्स मेरे लिए बहुत शॉर्ट एंड ऑलरेडी हो गई थी. मोस्ट ऑफ द टाइम इस अटेम्प्ट में मैंने ऑप्शनल को ही दिया है, बिकॉज मेरे ऑप्शनल में लास्ट ईयर स्कोर बहुत कम थे. सो आई हैव गिवन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन दैट ओनली. तो ये जो स्टडी आवर्स है वो वैरी किए हैं. कभी कभी आई यूज टू लाइक नॉट स्टडी बिकॉज मन नहीं करता है, यू आर फीलिंग वेरी लो, द मोनोटोनस रूटीन विल टेक ओवर योर मेंटल हेल्थ. आई यूज टू टेक ब्रेक्स. उस दिन मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी इंटायर गैप. नाइट को आई यूज टू गो एंड सॉल्व सम MCQs, थोड़ा आंसर वगैरह देख लिए, डायमेंशंस जनरेट कर लिए एंड ऑल. कभी कभी 3 आवर्स भी पढ़ा है, कभी कभी 12 आवर्स भी हुए हैं प्रीलिम्स के पहले, बट दैट वाज ओनली फॉर अ वीक और से 2-3-4 डेज राइट बिफोर द प्रीलिम्स और राइट बिफोर द मेंस. तो वो एक जो वेरिएशन रहा है ग्राफ में ऑफ स्टडिंग आवर्स, दैट हैज बीन डिफरेंट. बट नॉर्मल डेज पे 8 to 10 hours was my average. My optional for the UPSC CSE was PSIR. I chose it based on certain factors. पहला कि I had huge interest in the subject. Second thing is कि इसका थोड़ा overlap अच्छा खासा है with GS paper 2. I also used the information from this optional in ethics. I have used it in essay. So वो भी एक dimension था जिसकी वजह से I took. Second thing इसके क्योंकि मैंने उसके लिए कोई coaching नहीं करी थी, मुझे I was relying on IGNOU material. I was relying on certain coaching के materials. मैंने बहुत सारे coaching के materials use किए थे. Not a एक कोई ऐसा सिंगल सोर्स नहीं था. आई यूज मल्टीपल रिसोर्सेज. सो वो सब चीज़ें मैंने अपने लिए जो है दैट वर्कड फॉर मी. आई विल कम अप विद अ डिटेल्ड वीडियो फॉर दैट बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु माइट नॉट हैव PSIR एज एन ऑप्शनल, उनके लिए इट विल बी इररेलेवेंट. सो आई विल कम विद एन वीडियो फॉर ऑप्शनल लेटर. Now since this was 5 years into the preparation, so I do realize initially जब हम आते हैं तो वो एक confidence होता है, वो एक enthusiasm होता है that maybe I'll clear it in first 2 attempts or maybe few attempts. तो आप खुद को थोड़ा सा cut off करते हो initially because UPSC demands that dedication. You can't be going out every time your friends call कि चलो घूमने चलते हैं. We don't have that luxury of time. तो but मेरा issue ये, मुझे कभी issue problem नहीं हुई इससे because I was already a very introverted person. I don't have a friend circle. I just know 1-2 people whom I talk to on regular basis. वो कुछ friends हैं and that's okay. And इसके अलावा मुझे कभी इसकी problem नहीं हुई. But if I talk about people in general, should we cut off from everyone? I say cut off from people who drain your energy, cut off from people who give you those negative things कि मैंने तो बोला ही था UPSC नहीं करना चाहिए था, कहाँ फंस गए हो. Do not indulge with such people. Be with people who motivate you, who are there to like speak positive, or somebody who just not talks UPSC every time you meet them. ठीक है, that is also very important. If I'm going out for refreshing or meeting my friends to relax, I do not want to hear anything about UPSC कि कितना बुरा है, कितना tough है, कितना unpredictable है. No, I do not want to discuss that. So please keep such friends who are real friends and who really care about your mental well-being and they are there to boost you up. मेरे लिए there were just 2-3 people whom I know. One of my friend, she's currently in Bangalore and she works there. तो she has been there for me. जब मुझे कोई भी कुछ भी अगर पढ़ के I'm like completely burnt out, I used to talk to her and we used to talk random things, just different things, never about UPSC. Very less ऐसा होता था कि I have scored some bad marks and I used to call and rant about it, but ठीक है, that's how it works. इसके अलावा I had some UPSC friends, तो not on a regular basis, but I was in touch with them. तो हमारी फिर वो academic discussions होती थी, like if you want to discuss about sources, you want to discuss about some answer writing or something, so we used to discuss that. And then comes the role of my family, जिनको I'll place it above everything because they are the one. मेरा दिमाग खराब, I'm not willing to study, so I used to go to them, talk to them, just vent out my emotions, cry or just crib about it कि नहीं हो रहा है मुझसे, but that next moment वो जो उनसे confidence के words मिलते थे, that used to boost me up. तो my journey in this, I learned in these 5 years one thing, that please be close to people who really matter to you. ठीक है, and that is your family, that can be your few friends who are really supportive of you. And you don't need to cut off from them. You need to do cut off from some distractions. That comes from self-control. ठीक है, अब ये नहीं है कि I'm watching series back to back, binge watching. No, we cannot do that. We don't have that luxury of time. But one day if I'm taking a break and I'm really interested in some series, I can just sit and watch 1 or 2 episodes just for relaxing myself and that's good to go. Now comes the third and the most interesting phase. I think every aspirant wants to reach there. That's the interview phase. Last year when 2023 में first time I got that interview call, I was the happiest person because अब लग रहा था कि this is just the last stage and I'll get through. But last year का जो interview था मेरा, उससे मैंने बहुत सारे experiences लिए. Last year I scored 171. This year I have 200 marks in my interviews. So ये जो 30 marks का jump था, it came from experience. ये जो 30 marks का jump था, it came from something I'll say that is working on my shortcomings. In my first attempt, since interview was completely new to me, I did thought that interview में हम
ब्लफ कर सकते हैं, ठीक है. सो आई टेल यू दैट देयर इज DAF 2 दैट वी यूज टू फिल, एंड दैट इज बेसिकली लाइक योर CV which will go in front of the board members, and they'll pick up the information about you from there, and they can ask you anything, be it your birthplace, be it your hometown, be it your father's profession, mother's profession, hobbies, your achievements. There's so many, information that is required there, and questions can be picked up from there. I remember, since I was not very active in sports from my school days, and I thought that leaving that sports section blank would be not very good, so I used to play badminton as a casually, and I mentioned badminton as a sports, only to realize later that now I need to have every specific information about badminton. मुझे technicalities पता होनी चाहिए. I need to know about the players who are involved. I need to know the Olympic winners for that. All of that which I was completely blank at. So I'll request you all, please do not bluff in the DAF. Be very true, because बता रही हूँ मैं, मेंस में क्या होता है कि आप आंसर लिख रहे होते हो, ठीक है, जब आपको कोई सामने से देख नहीं रहा what you are writing, but in the interview the panel members are sitting right in front of you. अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप nervous हो रहे हो, all of that will be shown directly on your face, and that can give a very negative impression on the board members about you. So please do not lie anything about that in the interview. Interview की preparation is about 3 things. First, have your DAF prepared thoroughly. हर चीज पे questions प्रॉपर आप जनरेट कर सकते हो. आई थिंक नाउ तो ChatGPT इज वन बेस्ट फ्रेंड दैट वी कैन फॉलो. आप क्वेश्चंस, आप ऐसे कोई भी कीवर्ड डाल के यू कैन से दैट जनरेट डायमेंशंस और जनरेट वेरियस क्वेश्चंस ऑन दिस, एंड ChatGPT विल क्रिएट इट फॉर यू, एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. नहीं तो कोई अगर आप मेंटर को जानते हो जो DAF एनालिसिस आपका करा सकते हैं, यू कैन गो फॉर देम. मैंने ये थोड़ा सा ऑनलाइन ही करा था. आई यूज टू क्रिएट क्वेश्चंस ऑन माई ओन. मैंने टॉपर्स के जो, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सो आई यूज टू वॉच द मॉक वीडियोज ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश. उनसे क्या क्या क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड पूछे जा चुके हैं. आई यूज टू लिसन टू पीपल mock interview who are coming from Prayagraj, just to see कि क्या-क्या dimensions generate हो रहे हैं. तो from there I started picking up questions. Second thing, your current affairs should be very well prepared, because here opinions of you, your opinions on what the current happenings, the current events, if suppose any act has been there in the place, or some international event that is taking place, your opinion on that will play a very important role. So current affairs you have to be very thorough with that. Then comes the third thing, and that is your optional. You should have revise your optional really well, because the questions can be coming from there, and since it's your option, you are supposed to know that. I know mains के बाद कोई उसको नहीं पढ़ता है, but if you have got your interview call, please revise it at least once. So interview की preparation was about this, and since we all in this journey of UPSC, as I tell, become very introverted, very close, we start less interaction with people, and UPSC is all about that communication skill. The UPSC interview is all about that communication skill, so you need to practice a lot, and this is the reason why I enrolled for those mock tests, and that too in last attempt. I can see so many videos circulating on the internet. Most of them, please believe me, most of them are of 2023 attempt, and if you see me fumbling on any answers, remember that I scored 170 last year, ठीक है. तो it was because of that. मेरी preparation उतनी अच्छी नहीं थी. This year I worked on all of that, जो last year पे मैंने काम नहीं कर पाई थी अच्छे से. This year, since I had experience, so I prepared my DAF more properly. I did not write something which I was not truly prepared for. Third thing, my current affairs, since IR is my option also, and this time the international arena was so much flooded with new happenings that were going on, I prepared thorough opinion on all of that. I took guidance from some of my mentors, like Sajal sir was one of them, and then Samar sir was one of them. So I just went for the interview guidance to them, so that they detailed me about how to generate a balanced viewpoint. तो वो थोड़ा एक बहुत help थी मेरे लिए, and I gave very few mocks this year. I think 2-3 if I can count on my fingertips. They were just 2-3 mocks that I give, just to ensure that I'm able to communicate what I want to say, just to ensure that I'm not getting scared of those people sitting in front of me, because that nervousness starts coming out as fear, and that is something I wanted to refrain from. So that's it. And let's talk about one more important thing, that are the mock videos that you see, is this how the real interview takes place? If I say about that, I'll say not exactly. बहुत से ऐसे questions होते हैं जो reels create करने के लिए पूछे जाते हैं. I'll tell you, to be very honest, in some of the institutes, but in the main UPSC interview, it's a very honest, a very academic, and a very a composed kind of conversation that is going on. Board members will give you enough time to express yourself. They are very cordial, means even if you're fumbling at some points, they might give you points so that to encourage you to speak up on that. So all of that आपको मिलेगा वहाँ पे support proper. ऐसा कुछ नहीं है कि they don't allow you to speak, or they are very very harsh on you, or maybe they'll start just
asking hard questions. No. If you don't know, and very politely you can always say, sorry sir or sorry ma'am, I'm not aware about it, I'll read about it later, and they'll not go on that question any further. They'll just pick up another question and go ahead with that. Second thing, your DAF has to be prepared so that whenever they are asking anything, you are able to answer that. ठीक है. Hobbies एक ऐसी चीज होती है which is a part of the extracurricular activities of which you should be very well prepared with, and so that you can tackle the questions really well. Do not enter into arguments with any of the board member. Please do not do that. They are very experienced people, and I tell you, they are very calm. They're not there to, they are not there to ensure that you do not get selected. They are sitting just to get you in the services. So you have to be very respectful of them. You have to be very mindful about every statement you speak. Do not give any extreme statement. Do not give any very biased political opinion. Do not do all of that. We are supposed to be neutral servants, public servants, so we have to show that demeanor there. So please maintain that, and I think be your true self. ऐसा नहीं है कि you have to use very flowery language or very good English there. नहीं, basic English है. If you are able to communicate or you are able to convey what are your viewpoints, you are good to go. ठीक है. कुछ चीज नहीं समझ में आई जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, you can ask them to, you pardon sir, please can you repeat, I was not able to understand. They'll explain it to you अच्छे से. So in the interview, it's a very beautiful experience, I'll tell you. And if suppose like I used to write poem, so they asked me to recite my self-written poem. If you are good at any of this, please showcase your abilities there, because I think when they asked me to recite my own poem, the expression that came from the board members was really good. So I think that is something, take an opportunity if you have any. Well, I'll say, and be respectful while you enter the hall. Be very respectful while you leave the hall. Carry yourself with grace in the interview and be confident. It's the last stage. You have already cleared those hurdles of prelims and mains. It's just one. Go with a very positive mindset there. I think things will be well sorted for you. लैंग्वेज की बात करें तो आई थिंक यूपीएससी गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू चूज इंग्लिश और हिंदी. इफ यू हैव चोजन इंग्लिश एंड इफ दे आर आस्किंग यू इन इंग्लिश, please use English. But if you're not able to convey it, you can take the permission of the board members to go ahead in Hindi. That's because UPSC is already asking you before you enter the hall कि क्या आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो प्लीज चूज इन विच यू आर एक्चुअली कंफर्टेबल. अगर बोर्ड मेंबर्स आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिस्पाइट यू मेंशनिंग इंग्लिश, देन आंसर इन हिंदी ओनली. इफ दे आर आस्किंग यू इन हिंदी, प्लीज आंसर इन हिंदी. डू नॉट गो कि नहीं, आई विल नॉट आंसर इन इंग्लिश. तो ऐसा नहीं करना होता है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सेड. रिस्पेक्टिंग, बीइंग रिस्पेक्टफुल shows that your personality there. So let's maintain that. In the mock interviews, when you'll go, you'll get so many suggestions from various institutes. जैसे मुझे भी बहुत मिले थे कि आप बहुत hand movement करते हो, don't do that, like you can see in the whole of the video. Then I was told that don't smile too much, or you cannot speak those long statements. बहुत सारे ऐसे आपको views मिलते हैं. I'll tell you, अगर मुझसे कोई अब कह दे कि शक्ति just sit like this and keep speaking, I cannot maintain this posture for more than 5 minutes at max. ठीक है, बिकॉज वो है नहीं ना, वो नेचुरल नहीं है. बट वही है कि आप इंटरव्यू के बोर्ड के सामने ऐसे यू कैन नॉट सिट क्रॉस लेग्ड. बी वेरी रिस्पेक्टफुल, सिट स्ट्रेट, बट देन यू हैव दैट एबिलिटी दैट थोड़ा बहुत इफ यू आर डूइंग हैंड मूवमेंट, इट्स ओके. दे वोंट गेट वेरी मच दैट बॉग्ड और वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड विद दैट, और दे माइट नॉट कट योर मार्क्स ऑन दैट. बी योर नेचुरल सेल्फ. थोड़ा बहुत जो आपको ये जो इंटरव्यूज में आपको मॉक इंटरव्यूज में सजेशंस मिलते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड पीपल ओनली, वो कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे होते हैं. प्लीज टेक दो सजेशंस, बट डू नॉट completely try emulating that. Ensure if it basically goes with your personality as well, and that's how you can try modifying or try bringing changes to your preparation. On the interview, you need to go in a very formal attire that should represent a very composed and a very dominant, ऐसे थोड़ा bold personality. So do not go in any kind of attire कि कुछ भी पहन के चले गए. Go very well dressed. ठीक है. Second thing is that do not wear that that dress for the first time on the D-Day on your interviews. Like for the girls, for me it was sari. So I used to go in mocks also with sari only, so that my body gets used to it. Otherwise, if you wear that sari on the very first day, your body language will be very different from that. So please practice in some of the mocks. For boys also, just the suit or the coat and pant that they're wearing and going, please practice in some of the mocks before you go for the main interview. Do not try something new that very day. ठीक है. So that वो जो आपका confidence है वो रहे, because पीछे कुछ दिनों में अगर आप वो practice कर लोगे, then your body will get used to it. You will be much more, you will carry it much more properly. So my journey has been really long. Initially अगर मैं बात करूँ initially तो जॉब के साथ कर रही थी. If I don't take those years into account, still from 2020 तो मैं properly full-fledged preparation में थी. तो ये 4 साल से तो मैंने rigorous मेहनत करी है.
सबसे बुरा और सबसे दो लो फेज जो मेरे लाइफ के थे वॉज 2022 का प्रिलिम्स व्हेन आई फेल्ड, एंड देन 2023 का फाइनल लिस्ट व्हेन आई मिस्ड बाय 12 मार्क्स. सो दीज वर टू सच लोज दैट आई थिंक आई वाज नॉट एबल टू कोप, एंड आई वाज एट माई लोएस्ट, थिंकिंग दैट मे बी आई एम नॉट वर्दी ऑफ दिस सर्विस, मे बी आई डोंट डिजर्व इट एंड आई शुड हैव गिवन दिस मच ईयर्स टू इट, क्योंकि फाइनेंशियली भी it was getting unsustainable, and that's why I joined an institute recently as a mentor after my mains. तो वो सारी चीज़ें आई, बट आई थिंक एक तो होता है कि आपको खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. बहुत ही क्लीशे है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, देयर इज़ नोबडी हु कैन मोटिवेट यू एक्सेप्ट यू योरसेल्फ. अगर मैं उस दिन बैठ के अपने आप को एनालाइज नहीं करती 2022 के प्रीलिम्स के बाद, मैं शायद वो चेंजेस नहीं ला पाती जिसकी वजह से मैंने बैक टू बैक 2 प्रीलिम्स क्लियर किए. तो बी ट्रू टू योरसेल्फ. मैंने खुद से बातें करी, खुद की कमियां निकाली. लास्ट ईयर का जब मार्कशीट आई तो आई रियलाइज कि ठीक है, ऑप्शनल में बहुत कम स्कोर्स हैं, यहाँ मैं थोड़ा वर्क कर सकती हूँ. इंटरव्यू में कम स्कोर्स थे तो यहाँ मैं थोड़ा वर्क कर सकती हूँ. तो ऑल ऑफ दैट आई ट्राइड इनकॉर्पोरेटिंग इन दिस जर्नी. इस पूरे जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रहा है वो मेरे पेरेंट्स का रहा है. दे हैव मोटिवेटेड मी लाइक एनीथिंग. दे स्टूड लाइक अ फर्म पिलर इन फ्रंट ऑफ मी. नोबडी, whatever they were saying, relatives हो, friends हो, family हो, कोई भी हो, they said anything. My father was never bothered by that. He only said अगर तुमको लग रहा है तुम कर सकती हो, go for it. My brother who was always like कि नहीं, you will always score really good, just have confidence in yourself. I have confidence on you. तुम तो अपने ऊपर भरोसा रखो, मुझे तो है. And then my sister who was there through and through in my preparation, they both like they have been there कि मैं उनसे अपनी ऐसे की कॉपीज चेक करा रही हूँ, मैं उनसे अपनी अपनी जीएस की एथिक्स की कॉपी चेक करा रही हूँ. ऑप्शनल में आई एम ट्राइंग टू, जब मुझे रिवीजन करना है, आई एम लाइक कम एंड सेट, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ एंड आई एम टीचिंग देम, एंड दे हैव बीन देयर. सो ये जो सपोर्ट फैमिली का रहा है मेरे लिए, दैट हैज़ बीन रियली रियली हेल्पफुल, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू लाइक सस्टेन फॉर 4 long years डिस्पाइट मल्टीपल फेलियर्स. आई नो यू गाइज माइट फेस सम अदर इशूज़. हो सकता है कि कुछ के पास अच्छे पीयर ग्रुप नहीं है, कुछ के पास ऐसा फैमिली से सपोर्ट नहीं आ रहा है और समथिंग लाइक दैट. बी योर ओन पिलर. थोड़ा सा अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, डोंट गेट बॉक डाउन बाय दैट. थोड़ा सा डिसबिलीफ अगर है मन में और आपको लगता है कि माइट बी यू वोंट रियली, दिस यूपीएससी वोंट रियली वर्क आउट फॉर यू, there is no problem in that. Please step out. I'm not sitting here to glorify कि आप 5 attempt दो या आप 4 साल 5 साल इन्वेस्ट करो एक एग्जाम में. No, not at all. If you think after 2 attempts or 3 attempts that नहीं हो रहा है, प्लीज मूव आउट, प्लीज गो अहेड. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं टू सर्व द नेशंस, ठीक है, टू सर्व द नेशन. गो अहेड विद दैट. ऑलवेज have that scope in mind कि ठीक है, I might fail, and when you have that thing in back of your mind, you can come up with some plan B that can be there an option in case if UPSC doesn't works out. And for me, I didn't want to go back to now the PhD field because that's again another long journey. So I moved in as a mentor because last year I had good scores in my mains. I thought I can guide students on answer writing, and that's how I started as a mentor here in Vajiram and Ravi. So ऐसा कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए सर्च कर सकते हैं, ठीक है. बहुत से ऐसे सर्विसेज और हैं, लाइक द स्टेट PCS हो गया, बैंकिंग का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, जिसमें भी आप ये सेम नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो टू गो थ्रू. सो आई विल सजेस्ट दैट डोंट गेट बॉक डाउन बाय थिंग्स. कभी कभी कुछ चीज़ें डेस्टिनी होती हैं. आई बिलीव इन दैट बिकॉज लास्ट ईयर भी जब नहीं हुआ था, देन आई वॉज वेरी मच शैटर्ड कि ये क्यों हुआ, भगवान ने कोई तो रैंक दे दी होती. एंड दिस ईयर व्हेन आई एम रैंक 1, आई डू रियलाइज कि डेस्टिनी हैड बेटर प्लान्स फॉर मी. तो वन थिंग कि if you have prepared for UPSC, you are a well educated aspirant, I don't think there is dearth of opportunities for you. There'll always be some or the other. We just need to find some and get through them. They'll reach to you, don't worry, when the time is right. लेकिन ऐसा नहीं है कि UPSC के सहारे ही बैठे हैं, 5 6 7 8 attempts दे रहे हैं. Don't do that, ठीक है. Just अगर 2-3 attempt के बाद नहीं हो रहा है and you think you can't, please move ahead. If you have that motivation कि नहीं मुझे carry on करना ही है, I'll give it, प्लीज़ गो अहेड. बिकॉज थोड़ी थोड़ी गलतियां जो हैं उसको हम अगर इम्प्रोवाइज कर लें, उस पर हम थोड़ा वर्क कर लें, तो हाँ चीज़ें ठीक हो जाती हैं. मेरे साथ ठीक हुई हैं, मैंने किया है. सो आई नो दैट यू गाइज कैन डू दैट टू. अब मैं अपनी अगर बात करूं तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तब आई वॉज वर्किंग हेयर ओनली इन दिल्ली. तो मेरे लिए कोचिंग करना दिल्ली में आके ईजी था. बट अब अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, द बेस्ट थिंग आई कैन से दैट हैपेंड आफ्टर 2021 22 वाज दैट एक्सपेंशन ऑफ एडटेक प्लेटफॉर्म्स. बहुत ज़्यादा डिजिटली अवेलेबल कंटेंट, तो थिंग्स हैव बीन मेड वेरी ईजी. आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है. दिल्ली वैसे भी इन टर्म्स ऑफ एयर, इन टर्म्स ऑफ वाटर, इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम टू स्टे हेल्दी. बहुत टाइम पे तो ये भी है. दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप अकेले एक PG में वो 4 कमरों में बंद रहते हो. देयर इज नो बडी टू सपोर्ट यू. देयर इज एवरीवेयर कॉम्पिटिशन ऑल अराउंड. एट टाइम्स वी गेट वेरी मच
exhausted by watching all of that around again and again. तो अगर आपके पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, अगर आपके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि आप दिल्ली में आके स्टे कर सकते हो, दैट्स टोटली फाइन. अगर आप फिर भी फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन कोचिंग्स भी दे रहे हैं, यू कैन ज्वाइन देम. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू जस्ट कम हियर. यू माइट हैव हर्ड अबाउट सर्टेन इंसिडेंट्स दैट टेक प्लेस हियर in Delhi because of those natural disasters, those some unavoidable circumstances. So better to be safe, I think, and if you are able to come here, manage things well, please come. If not, nothing to worry about. Please go ahead with the online resources that are there. मैंने पर्सनली खुद ही सारी प्रिपरेशन, क्योंकि इनिशियली फाउंडेशन कोर्स मैंने दिल्ली से किया, उसके बाद मेरी सारी प्रिपरेशन प्रयागराज से रही है. आई वेंट बैक होम. मैंने ऑनलाइन टेलीग्राम पे बहुत से ऐसे ग्रुप्स वगैरह, नॉट वेरी रीनोन्ड वंस, कहीं भी टॉपर्स का चैनल, आई यूज्ड टू जॉइन ऑल ऑफ देम. उनके नोट्स वगैरह वहाँ से पिकअप कर लिए. कोई ग्रुप मिल गई ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट जॉइन दैट एंड टू गेट एन आइडिया अबाउट क्या चीज़ें हैं क्या नहीं. तो मैंने खुद प्रिपरेशन जब दिल्ली से नहीं करी, आई जस्ट केम टू दिल्ली फॉर माई इंटरव्यूज़. मैंने मेन्स भी इलाहाबाद से दिया है, प्रीलिम्स भी इलाहाबाद से ही दिया है. सो आई डोंट थिंक दिल्ली नहीं आने से कोई पर्सनली लॉस होता है. अदरवाइज लेट दैट बी योर चॉइस एज वेल. नाउ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. देयर आर जस्ट few days to go for the prelims. I hope the people who really worked hard, who have put in those hours, who have given in those years, you guys succeed. My best wishes, my blessings are always there with you. And I have my official Telegram channel. I'll mention the link. Please join there. I'll keep updating the strategies. I'll keep updating, the things that are required for you to help you in that journey. And I'll also open up the comment section so that you guys can put in your, doubts, etc. so that I'll take up them in the upcoming or the next videos with DKT, obviously, because this is one platform where here I can sit and I can talk about multiple things all at once, be that paid platforms that I was part of, be that free initiatives I was part of. तो एक ऐसा neutral platform है जहाँ पे I could express myself freely. Looking forward to some more videos with you guys here on DKT. Till then, keep watching and all the very best.